हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज हम देखने वाले एक न्यूली रिलीज्ड सीरीज एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा मेन लीड अभी फ़िलहाल एक बस स्टेशन पे खड़ा हुआ था, जहाँ पर उसे याद आ रहा होता है कि उसकी मॉम जो है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। साथ ही डॉक्टर ने उसको कहा है कि वो 50,000 युआन लेकर आए और अगर इससे 1 सेंट भी कम हुआ तो वो उसकी मदर की सर्जरी नहीं करेगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हो सकता है कि उसकी मदर पास हो जाए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अपना मेन लीड काफ़ी ज़्यादा हताश था और बस वो यही सोच रहा होता है कि आखिर किस तरीके से वो अपनी मॉम को वापस से ठीक करने के लिए इतने सारे पैसे लेकर आए। तभी सामने हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि फ़ोन पर किसी से काफ़ी गुस्से से बात कर रही होती है और ये कह रही थी कि मैं तुमसे कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, आखिर तुम क्यों नहीं समझ रहे। तभी ट्रैफिक सिग्नल जो था वो वापस से शुरू हो जाता है और यहाँ पर सारे लोग अपनी कार्स वगैरह को लेके आगे जा रहे थे। हमारा मेन लीड अभी इसी फिक्र के अंदर खड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची सडनली वहाँ बीच रोड पर आ जाती है, जहाँ पर सारी गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई थी। मेन लीड के गले में एक लॉकेट भी था। जैसे ही वो भागता हुआ जा रहा होता है तभी वो ऑलमोस्ट एक ट्रक के नीचे आता आता बचता है, बट उससे तो वो फॉर्चुनेटली बच गया था। लेकिन ये लड़की जो कि ऑलरेडी उस लड़के से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, वो भी उस जगह से जा रही थी, लेकिन उसकी गाड़ी का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया था, जिसके चलते हमारा मेन लीड उसकी कार के सामने आ जाता है और अनएक्सपेक्टेडली उसका यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट भी काफ़ी ख़तरनाक लेवल का हुआ होता है, जिसके साथ ही हमारा मेन लीड अभी फ़िलहाल काफ़ी बुरे तरीके से यही सोच रहा होता है कि आखिर वो अपनी मॉम को कैसे बचाएगा, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा। ये सीन हमें थोड़ा स्लो मोशन में दिखाया जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि मेन लीड काफ़ी सारे रिलेटिव्स वगैरह के पास में गया था, लेकिन सभी ने उसे काफ़ी ज़्यादा धुतकार दिया और कहा कि वो उसे पैसे नहीं देंगे और भला वो उसको पैसे क्यों ही दे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो ये कहने लगा था कि क्या मेरी डेथ इसी तरीके से हो जाएगी, क्या मैं अपनी मॉम को बचा भी पाऊंगा या फिर नहीं, और मैं 50,000 युआन लेके कहाँ से आऊँगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रेजेंट में उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, वो वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है और लड़की और बाकी सारे लोग उसे ही देख रहे थे। जिसके साथ ही हमें वही लॉकेट दिखाया जाता है जो कि मेन लीड के गले में था, लेकिन अब वो डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारे मेन लीड की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो तो किसी अजीब सी जगह पर आ गया है और कह रहा था कि आखिर में किस जगह पर हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये शाओ शाओ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जब तुम इस जगह से वापस जाके अवेकन होगे तो फिर तुम्हें काफ़ी कुछ इस लाइफ से मिलेगा। साथ ही वो उससे ये कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने इस काइंड हार्ट को मेंटेन करना होगा, क्योंकि मैं दे रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए इविल स्पिरिट्स को ख़त्म कर दो। अपने मेन लीड को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और उसे मार्शल आर्ट की सारी एबिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, जिससे कि अब वो ये सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर उसको इस वर्ल्ड को रेस्क्यू करना ही होगा, क्योंकि उसे इतनी सारी स्किल्स मिली हैं। साथ ही अब वो अपनी मदर को भी बचा सकता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा मेन लीड जो था वो काफ़ी खुश होते हुए ये कह रहा था कि अब मैं अपनी मदर को बचा पाऊँगा। नेक्स्ट ही पल उसकी आँख हॉस्पिटल के अंदर खुल जाती है और वो खुद को ज़िंदा देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा होता है कि क्या मैं असल में ज़िंदा हूँ। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि क्या वो एक सपना था, लेकिन ये जो मार्शल आर्ट स्किल्स मेरे अंदर आ गई हैं, मुझे तो उसके बारे में सब कुछ क्लियरली याद है। तभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। असल में इस लड़की का नाम किन चूचू है और यहाँ पर ये हमारी कहानी की मेन लीड भी है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि किन चूचू उससे बात कर रही थी और कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, दरअसल मैंने काफ़ी जल्दबाजी में तुम्हारे साथ वो एक्सीडेंट कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर अपना हीरो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ पर एक नीडल बॉक्स भी रखा हुआ था, तो वो उसे उठा के वहाँ से चल देता है और कह रहा था कि तुम्हें इस हॉस्पिटल का जो बिल है उसे पे कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। जिसके साथ ही लड़की कह रही थी कि मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। जिसके साथ ही अपना मेन लीड वहाँ से उठ के चला गया था। दूसरी साइड डॉक्टर शे को देखते हैं, जिसके पास में अपने ये बूफैन की मदर एडमिट होती हैं और साथ ही वो ये कह रहे थे कि ये पेशेंट तो मर गई है, अब ये ऑलमोस्ट मरने की कगार पे है, इसको तुम ऐसे ही फेंक दो। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफैन यहाँ आ गया था और कह रहा होता है कि मैं अपनी मदर को बचाऊंगा। लेकिन तभी डॉक्टर कह रहा था कि 50,000 युआन तो लेके आओ, नहीं तो तुम्हारी मदर मर जाएगी और कोई भी इसे सेव नहीं कर सकता। लेकिन तभी ये बूफैन अपनी मदर के पास में आता है और उन सारी नीडल्स को निकाल लेता है। डॉक्टर तो ये कह रहा था कि तुम पागल हो चुके हो और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, लेकिन तभी अपने ये बूफैन को वो सारी टेक्निक्स याद आ जाती हैं और वो अपनी मदर को देख के ये भी समझ गया था कि एंशियंट डॉक्टर के पास में इस बीमारी का इलाज था, और वो स्कैन करके पता लगा लेता है कि उसकी मदर को तो एक सडन हेमरेज हो गया है, जिसके चलते उसकी मदर की हालत ख़राब है। लेकिन एंशियंट डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी था इसको क्योर करना, जिसके चलते वो उन सारी नीडल्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर अपनी मदर की बॉडी के अंदर से इस सारी चीज़ को ख़त्म करता है। डॉक्टर तो ये कह
रहा था कि तुम पागल हो चुके हो और तुम अपनी मदर को नहीं बचा सकते, लेकिन ये बूफैन उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी मदर का इलाज करता है। और जैसा कि हमने सोचा था, कुछ वक्त बाद उसकी मदर होश में आ जाती है। नर्स तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन डॉक्टर शे को इस बात से काफ़ी गुस्सा आ रहा था और कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। साथ ही उसकी मदर कह रही होती है कि बेटा क्या हुआ था, मुझे तो याद है कि मैं सीरियसली इल थी, लेकिन क्या मैं ठीक हो गई हूँ। तभी यहाँ पर ये बूफैन कहता है कि हाँ बिल्कुल मदर, आप ठीक हैं। डॉक्टर को इस बात पर काफ़ी गुस्सा था कि यहाँ पर उसके 50,000 युआन नहीं बन पाए, जिसके साथ ही वो यहाँ पर बिल थमा देता है और अभी भी बिल 38,000 का था। ये सुनने के बाद तो उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर किसी की बातों को याद कर रहा था और कह रहा होता है कि ये मेडिसिन किसी को परमानेंटली नहीं मारेंगी, तुम परेशान मत हो। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, ये बूफेन हमारा बिल दो। लेकिन ये बूफेन जो था वो बिल को फेंक के मारता और कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी मदर को क्या बीमारी हुई थी। उन्हें सिर्फ एक हेमरेज हुआ था और यहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिफिकेंस वगैरह मौजूद थे, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। और तुम कह रहे हो कि 24 घंटे के अंदर हमारा इतना ज़्यादा बिल बन गया है। मुझे तो लगता है कि तुम गलत तरीके से पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो। इतनी देर में वहाँ पे नर्स भी आ गई थी और कह रही होती है कि डॉक्टर शे जल्दी चलिए, एक बच्चा हमारे पास में एडमिट है। जिसके साथ ही डॉक्टर शे उस बच्चे के पास आ जाता है। उसका फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान था और कह रहा होता है कि डॉक्टर, न जाने मेरे बेटे को क्या हो गया है। वो जब स्कूल से घर वापस आया तो उसे काफ़ी फ़ीवर हो गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया है, इतने ज़्यादा हाई फ़ीवर है। डॉक्टर शे ये कह रहा होता है कि परेशान मत हो, बस थोड़ा सा फ़ीवर ही तो है, इसे तो मैं ठीक कर दूंगा। तुरंत ही उसको एक इंजेक्शन लगाने वाला था। अब यहाँ पर अपना बूफैन भी खड़ा हुआ होता है और कह रहा था कि आखिर तुम्हें किस तरीके का ट्रीटमेंट इस बच्चे का कर रहे हो। ये मेडिसिन तुम्हें इसे नहीं लगानी चाहिए, इससे तो इसकी हालत और भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी। लेकिन फिर भी डॉक्टर उसकी बात को नहीं मानता और कह रहा था कि डॉक्टर तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। और तुरंत ही यहाँ पर बच्चे को इंजेक्शन लगा देता है। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि बच्चे की हालत कुछ वक्त के लिए ठीक हुई थी और वो ऑलमोस्ट होश में आने ही वाला था। और साथ ही डॉक्टर शेबू फैन को ताना मारते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात थी तुम्हारी कि तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन सडनली यहाँ पर बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने लगी थी और यहाँ पर नर्स तुरंत ही बता रही होती है कि इसकी हार्ट बीट बढ़ रही है और इसकी लाइफ तो अब डेंजर में आ गई। ये सुनने के बाद तो उस बच्चे का फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान था और कह रहा होता है कि डॉक्टर शे आखिर किस तरीके से आपने मेरे बेटे का इलाज किया है, इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कम से कम इसे ठीक करिए या फिर कुछ तो ज़रूर सही करिए। उसका फादर अब काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा था, लेकिन डॉक्टर शे कुछ भी नहीं करता। इतनी देर में ये बूफेन अपनी सिल्वर नीडल का इस्तेमाल करते हुए वो नीडल उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ये देखने के बाद उसका फादर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था, लेकिन डॉक्टर शे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा था कि अच्छा ये बच्चा अब अगर मर भी गया तो मैं सारा ही इल्ज़ाम इस ये बूफेन के ऊपर रख दूंगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफेन की जो नीडल टेक्निक थी वो यहाँ पर असल में काम करने लग जाती है। और ये बूफेन ने उस नीडल को निकाल के देखा और कहा कि ये तो फूड पॉइजनिंग इस बच्चे को हो गई है। असल में बच्चा एकदम ही ठीक हो चुका था, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से सारी टॉक्सिन्स ये बूफेन ने निकाल दिए थे और साथ ही अब वो होश में भी आ जाता है। उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और कह रहे होते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया था। तभी वो कहने लग जाता है कि फादर मुझे आइसक्रीम खानी है। ये सुनने के बाद उसके फादर समझ जाते हैं कि बच्चा एकदम ही ठीक हो गया और तभी वो यहाँ पर शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं ये बूफेन का और उसे कुछ 20,000 युआन भी दे देते हैं। ये देखने के बाद तो डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा जलने लग जाती है और कह रहा था कि इसने तो मेरे ही हॉस्पिटल के अंदर रह के पैसे बना लिए। और कह रहा होता है कि ये बूफेन लाओ हमारे पैसे वापस दो। लेकिन ये बूफेन उससे जवाब दे पाता उससे पहले यहाँ पर कॉल आ जाता है किसी और का और डॉक्टर वहाँ से ये कहने लग जाता है कि जी डायरेक्टर कहिए। अभी तो मैं यहाँ पर एक पेशेंट का इलाज कर रहा था, अभी अभी मैंने एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत से निकाला है और ऑलमोस्ट उस बच्चे को मैंने क्योर कर दिया। ये सुनने के बाद तो ये बूफेन सोच रहा होता है कि कितना तेज़ आदमी है ये। साथ ही हमें इस हॉस्पिटल का सेकंड डायरेक्टर दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मौजूद था और अब यहाँ पर ये बूफेन भी खड़ा हुआ होता है। तो डॉक्टर शे उसे कह रहा होता है कि मैं बिल तो तुमसे बाद में लूँगा, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने क्या चीज़ करी थी उस बच्चे के साथ में जो वो बच्चा ठीक हो गया। और अगर तुमने मुझे किसी भी तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश की तो फिर 6 साल के लिए मैं तुम्हें जेल में भी डलवा दूंगा। ये धमकी देने के बाद तो वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। ये बूफेन को उसकी फालतू की बातों से असर नहीं पड़ता और डायरेक्टर को देखते हैं जो कि ये कह रहे थे कि डॉक्टर शे आपने एक पेशेंट को हील कर दिया तो फिर मैं यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंट को लेकर आया हूँ, प्लीज़ इस बच्चे को ज़रूर से ही ठीक कर दीजिए क्योंकि इसका ठीक होना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। न जाने क्या हो रहा है सिटी के अंदर, काफ़ी सारे बच्चों को सडनली काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर आ रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि डॉक्टर शे तो यहाँ पर बात करने लगा था, ये बूफेन अपनी मदर को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तो उसकी मदर कहती है कि बेटा तुम्हें डॉक्टर के 20,000 रुपये दे देने चाहिए, कम से कम बिल तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन ये बूफेन कह रहा होता है कि नहीं, मैं उसे हराम का एक पैसा भी नहीं दूंगा। तभी एक पेशेंट को देखते हैं जो कि काफ़ी बुरी हालत में था और उसका फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कह रहा था कि डायरेक्टर जू मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक करिए इसे।
अगर ये ठीक हो जाएगा तो हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान होगा। डॉक्टर शीए को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी चालाकी से अब ये बूफेन के उसी मेथड को इस्तेमाल करने लगा था। तभी उसके फादर ये कहने लग जाते हैं कि डॉक्टर शीए, अगर आप मेरे बेटे को हील कर देंगे तो हमारा त्यान द ग्रुप आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगा और हम आपको एक काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी देंगे। तभी डॉक्टर शीए यहाँ पर आगे से आगे बढ़ के ये कहने लग जाता है कि आप आखिर परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं आपके बेटे को हील कर दूंगा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर नीडल निकाल के उसी तरीके से यहाँ पर क्योर करने की कोशिश कर रहा होता है उस पेशेंट को, जैसे कि यहाँ पर ये बूफेन ने किया था। वो बंदा पूछता भी है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तो कह रहा था कि ये मेरी मेडिसिनल स्किल जो कि मैंने कुछ एशियंट वे से सीखी हैं, जिसके साथ ही अब वो ये बूफेन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए बच्चे की बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे कुछ खतरनाक तरीके से यहाँ पर उन नीडल्स को डाल रहा होता है, जिससे कि बच्चे की हालत ख़राब होने का अंदेशा था। हालांकि तभी यहाँ पर बच्चे के फादर को कुछ अलग तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। जैसे ही यहाँ पर डॉक्टर ये काफ़ी सारी मेडिसिन को लगा देता है, अब यहाँ पर बच्चे की हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी, जिससे कि बच्चे के फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो ये कहने लगा था कि डॉक्टर ये आखिर मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर याद रखिएगा मैं आपको बर्बाद कर दूंगा और जेल में डाल दूंगा, मेरे बच्चे को ठीक करो। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर डायरेक्टर की भी हालत ख़राब थी। डॉक्टर शेर ऑलरेडी डर जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो भी ये बूफेन की तरह यहाँ पर इस बच्चे को हील कर देगा, लेकिन ये सब कुछ उसी के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से उल्टा पड़ गया। जिसके बाद यहाँ पर बच्चे का फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और कह रहा होता है कि आखिर आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, जल्द से जल्द मेरे बच्चे को ठीक करो। लेकिन तभी ये बूफैन वहाँ आ जाता और कह रहा था कि ये बच्चा ऐसे ठीक नहीं होगा, असल में इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो उस बच्चे की नर्व्स को चेक करने लग गया था और उसका माउथ भी ओपन करके चेक करता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर उन्हीं नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए वापस से उस बच्चे की बॉडी के अंदर नीडल्स को इंजेक्ट करता है। सारे ही लोग इस मेथड को देखकर हैरान थे कि आखिर ये किस तरीके का मेथड है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो बच्चे के अंदर पॉइजन चला गया था वो वापस आ जाता है निकल के, और साथ ही बच्चा एकदम ही ठीक था। ये देखने के बाद तो यहाँ पर बच्चा एकदम तुरंत ही अपने फादर से बात करने लग जाता है और कह रहा था कि फादर, आखिर बिग ब्रदर मेरे ऊपर नीडल से क्या कर रहे थे। तभी वो कहने लग जाते हैं कि तुम परेशान मत हो बेटा, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, लेकिन इन ब्रदर ने तुमको बचाया है, तुम्हें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। साथ ही वो यहाँ पर अब ये बूफेन का काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं और कह रहे थे कि मेरी एंटायर डोंग फैमिली आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगी, बताइए कि आखिर हम किस तरीके से आपको खुश कर सकते हैं, प्लीज़ मेरे दोस्त बन जाइए। लेकिन ये बूफेन कह रहा होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप जैसे बड़े आदमी की दोस्ती मेरे लिए नहीं है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मना करने लग जाता है, लेकिन तभी वो बंदा यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मैं आपके नाम पर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलूँगा, और ब्रदर अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर प्लीज़ मुझे ज़रूर से ही बताइएगा। ये देखने के बाद तो सारे ही लोग हैरान थे और कह रहे होते हैं कि ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही जेनरस निकला। वो अपने बेटे को लेके वहाँ से जा रहा होता है, साथ ही वो बच्चा भी कह रहा था कि ब्रदर मुझसे बाद में मिलने ज़रूर आइएगा। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर जो डायरेक्टर जाओ थे वो बात करने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर इस बच्चे को हो क्या गया था और आपने इसे किस तरीके से ठीक कर दिया। तभी ये बूफेन उन्हें सब कुछ बताने लग जाता है और कुछ वक्त बाद जैसे ही वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है तो वो यहाँ पर उसे ऑफ़र देते हैं डॉक्टर बनने के लिए, और कह रहे थे कि मा चैंग सिटी के अंदर काफ़ी कुछ ख़राब हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सडनली इतने सारे बच्चे कैसे बीमार हो गए और हमारे पास में इसका कोई क्योर भी नहीं है, ब्रदर बच्चों की जान बचाइए। तभी यहाँ पर ये बूफेन ये कहने लग जाता है कि बिल्कुल उन बच्चों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है और मैं ज़रूर से ही उनकी जान बचाऊंगा, और यहाँ पर उनको एग्री भी कर गया था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर डॉक्टर शीए की शिकायत भी कर देता है और कह रहा था कि उन्होंने मुझसे पैसे ठगने की कोशिश की है और अब आप उन्हें खुद ही निपटा लीजिएगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग डॉक्टर शीए से सवाल करते हैं तो वो पहले आनाकानी करने लग जाता है और बाद में एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसकी गलती है, लेकिन अभी भी अपनी फैमिली का हवाला दे रहा था कि उसके घर में उसकी मदर और उसके बच्चे वगैरह हैं। लेकिन इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो ये उसे पुलिस के हवाले करके ही छोड़ेंगे, न जाने ही कब से पेशेंट के साथ में ऐसा सब कुछ खिलवाड़ कर रहा होगा। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर अब ना ये बूफेन भी घर की तरफ को जा रहा था और डॉक्टर और डायरेक्टर से दोनों से ही बात कर रहा होता है कि असल में मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो जो बच्चा जिसका मैं इलाज कर रहा था उसे देखने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ पर बच्चे को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है, असल में इस बच्चे के अंदर कुछ ईवल स्पिरिट थी। ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरीके की बातें ये बूफेन कर रहा है। लेकिन तभी ये बूफेन ये कह देता है कि हाँ ये सच है, फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे अपनी मदर का ख्याल भी रखना है, लेकिन मैं आप लोगों को ये सब कुछ सच बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसके ऊपर ज़रूर से कुछ ना कुछ एक्शन लें।
अब ये वूफेन वो नीडल भी दिखाता है जिसके अंदर कुछ ईविल स्पिरिट थी और कह रहा होता है कि ये देख लीजिए, इसके अंदर ईविल स्पिरिट है और मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को इसके ऊपर पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए ताकि फर्दर कोई भी गलती ना हो चीज़ों को लेके। ये वूफेन अपनी मदर को लेके वहाँ से चल गया था और ये लोग तुरंत ही एक मीटिंग अरेंज करते हैं जिसके अंदर ये लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच था और वो यहाँ पर किसी को प्रपोज करने के लिए खड़ा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा अमीर लग रहा था, साथ ही काफ़ी हैंडसम भी होता है। ये बूफैन को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रही होती। वो उसी रास्ते से गुजर के जा रहा था जहाँ पर वो लड़का खड़ा होता है, जिसके साथ यहाँ पर जब उस लड़के को देखता है तो उसके ऊपर नज़र डालते ही ये कह रहा था कि आखिर ये लड़का यहाँ पर क्या करने के लिए खड़ा है। लेकिन तभी सामने से यहाँ पर किन चूचू आ जाती है और फिर दोनों ही टकरा के वहीं पर गिर गए थे। तभी ये बूफैन उसको पहचान लेता है और कह रहा था कि लड़की, तुमने कल तो मुझे हिट किया ही था और आज देखो अगेन तुम मेरे साथ यही कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन तभी किन चूचू उठ के खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि अरे ये तो तुम हो, तुमने तो कल मेरे ऊपर काफ़ी बड़ा एहसान किया था, एटलीस्ट तुम ठीक तो। और कह रही थी कि तुम उस लड़के को देख रहे हो ना, उस लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उसी के चक्कर में ही तो कल तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। वो मुझे फोर्स कर रहा है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन कसम से मैं इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो फिर तुम प्रिटेंड करो मेरा बॉयफ्रेंड बनने का। इसका नाम शियांग युनथियान है और ये बहुत ही ज़्यादा रिच भी है और साथ ही अननोइंग भी। तभी यहाँ पर ये बूफैन ये कहने लग जाता है कि मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, साथ ही ये बॉयफ्रेंड तुम्हारा बनना चाह रहा है ना कि मेरा, तो भला मैं क्यों इसके अंदर इंटरफेयर करूँ। लेकिन इतनी देर में शियांग वहाँ आ जाता है और अपने प्यार का इजहार कर रहा था और कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। लेकिन तभी वो मना कर देती है और कह रही थी कि तुम कब से मेरे पीछे पड़े हुए हो, मैं तुमसे पहले कह चुकी हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, ये देखो तुम्हारी आंखों के सामने ही खड़ा है, वो भी जिंदा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड कर रही थी, लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कुछ अलग ही स्टोरी निकली है और लोग यही देखना चाह रहे थे कि अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, आखिर लड़की किसको चुनेगी। लेकिन तभी यहाँ पर ये बंदा शुआनतियान कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम इस लड़के को चूज़ कर रही हो, ज़रा इसे देखो ये कितना गरीब और फटीचर है, साथ ही मुझे देखो। लेकिन तभी ये बूफैन उसे तगड़ा जवाब देते हुए ही कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम अपने पैसों के बलबूते पे इसके बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, तो तब तो ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि ये इंसान को देखती है ना कि किसी चीज़ को, और साथ ही गोल्ड डिगर भी नहीं। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर शुआनतियान ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास में क्या अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस भी है जो तुम इस तरीके की बात करते हो, क्या तुम्हारे पास में मिलियंस ऑफ डॉलर है। वूफैन उसे कह रहा होता है कि पागल आदमी, मैं अभी ग्रेजुएटेड ही हुआ हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर ये बंदा शुनतियान कहने लग जाता है कि मेरे पास में 100 मिलियन की नेटवर्थ है और मैं यहाँ पर अपनी इस कंपनी का हायर भी हूँ और साथ ही मैं एक न्यू जनरेशन हूँ, तो मैं काफ़ी सारी होप्स को अपने साथ में लेके चलता हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग तारीफ़ करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि वाकई में ये बंदा अच्छा है, बार बार ही पैसों को क्यों बीच में लेकर आ रहा है। तभी ये बूफैन कहने लग जाता है कि बेटा तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी ही नहीं है, तुम बार बार बाहर की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर किन चूचू भी समझ गई थी कि अब तो वो इस लड़के के जाल से बाहर निकल सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर ही अपना नया ट्रम्प कार्ड खेलता है और कह रहा था कि असल में जब मैंने कल सुना कि तुम्हारी फटीचर कार की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो देखो मैं कितनी अच्छी कार तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पर लाया हूँ। साथ ये फ्लावर्स ये तो मैंने यूरोप से मंगाए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र करता हूँ, लेकिन शायद तुम इस चीज़ को समझ ही नहीं रही हो, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सारे ही लोग अब उससे इम्प्रेस हो चुके थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें भी कर रहा होता है। साथ ही अब यहाँ पर किन चूचू ने ये बूफैन का हाथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी अब उसके इस जाल के अंदर काफ़ी बुरे तरीके से फंसने वाली थी और अब वो यहाँ पर अपने कुछ लोगों को भी लेके आया था। उन्हें इशारा करता है तो वो सारे के सारे अब यहाँ पर यही कहने लग जाते हैं कि प्लीज़ इस लड़की को एक्सेप्ट करो, ये लड़का तुम्हें कितना प्यार करता है। अब किन चूचू को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर आगे आने ही वाली थी, लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना ये बूफैन जो था वो लड़की को देख के समझ जाता है कि इसके जाल में फंस रही है, तो वो हंसने लग जाता है और कह रहा था कि देखो तो सही, ये तुम्हारी फिक्र नहीं करता कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, बल्कि असल में इसे फिक्र थी उस कार की और साथ ही ये फ्लावर जो कि इसने मंगवाए हैं इसके बारे में भी तुम खुद ही देख लो कि इसे तुम्हारी फिक्र बिल्कुल भी नहीं हो रही, ना ही इसने तुमसे पूछा कि तुम बस लगातार ये अपनी पैसों का शो ऑफ कर रहा है। साथ ही अब यहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू ये देख लेता है कि लड़के की पॉकेट के अंदर किसी फीमेल का एक हैंडकरचीफ है, तो वो तुरंत ही उसे निकाल कर दिखाता है। तो यहाँ पर सारे ही लोग हैरान थे और समझ गए थे कि ये बंदा कुछ और नहीं बल्कि लड़कियों के साथ में टाइम पास करता है। ये बुफैन सभी के सामने उसे एक्सपोज कर देता है और कह रहा था कि आखिर दूसरी लड़कियों का सामान तुम अपने पास में क्यों रखते हो। अब उसे इतना तक याद नहीं था कि आखिर ये हैंडकरचीफ है किस लड़की का, और सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी लड़की मेरे पास छोड़ गई और अब भला मैं इसे कैसे
एक्सप्लेनेशन दूँ। फिर भी वो बहाना बनाने लग जाता और कह रहा था कि ये सामान मेरे फ्रेंड ने मेरी पॉकेट में रख दिया था। असल में ये मेरा है ही नहीं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा सीधा, संस्कारी और सभ्य लड़का हूँ। अब वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था कि किन चूचू और बाकी सारे लोगों को उसके ऊपर विश्वास होने लग जाता है, लेकिन ये बूफैन को इसके ऊपर विश्वास नहीं था। वो वापस से अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू देखता है तो उसकी दूसरी पॉकेट के अंदर भी कुछ सामान मिल जाता है और यहाँ पर कुछ पिल्स रखी हुई थी जो कि कुछ अजीब सी पिल होती हैं, जिसे दिखाने के बाद ये बूफैन कह रहा था कि तुम्हें इन पिल्स को भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। और अब ज़रा एक बार फिर से मुझे बताओ कि ये सामान तुम्हारे पास किसने रख दिया, क्योंकि तुम्हारे पास तो हर एक चीज़ का जवाब है ना। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि किन चूचू समझ चुकी थी कि ये बस उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है और अब तक जो भी बातें इस लड़के ने उसे बोली हैं वो सारी की सारी झूठ थी। असल में ये बस लड़कियों के साथ में टाइम पास ही करता है। और अब वो जैसे इस लड़के की रियलिटी के बारे में समझती है तो वो तुरंत ही समझ गई थी कि अब इस लड़के से उसे बहुत ही ज़्यादा दूर रहना है। साथ ही वो यहाँ पर उस मेडिसिन को भी उसके मुंह पे फेंक के मार देती है और कह रही थी कि आज के बाद तुम मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जिसके साथ ही अब यहाँ पर पूरी पब्लिक के सामने उसकी ह्यूमिलिएशन हो गई थी और अब वो ये भी कह रही होती है कि अपनी ये घटिया शक्ल मुझे दोबारा से मत दिखाना। जिसके साथ अब उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो फ्लावर्स भी उसके हाथों से छूट चुके थे, लेकिन उससे ज़्यादा उसे ये बूफैन के ऊपर गुस्सा आ रहा था और कह रहा होता है कि सब कुछ जो हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके साथ ये बूफैन उसकी तरफ को देखने लगा था, लेकिन इतनी ही देर में ये लड़का आगे बढ़ता है ये बूफैन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो फिर ये बूफैन भी इसको इसकी नेक से पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये सारी गलती तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे पास से दूसरे लोगों का सामान मिला है और तुम ऐसे ही हो। जिसके साथ ही वो एक किक मार के उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंकता है और उसी की लाई हुई कार के अंदर उसको फेंक के मार देता है। अब यहाँ पर किन चूचू तो तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है, क्योंकि उसे काफ़ी बुरा लग रहा था इस मोमेंट पर, लेकिन ये बूफैन तो टशन मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद यहाँ पर किन चूचू भी उसके पीछे पीछे जाने लगी थी और अब यहाँ पर इस बात से यहाँ पर श्वान ध्यान को बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पर ये कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ में सब कुछ हुआ है और तुमने उस वुमेन को छीनने की कोशिश की है जो कि मुझे पसंद थी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर ये बूफैन को इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो वहाँ पे मस्त चला जा रहा था और उसके पीछे पीछे किन चूचू भी चली जाती है, जहाँ पर मिस चूचू उसका शुक्रिया अदा करती है और कह रही थी कि वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा औसम, तुमने कितनी आराम से उस बंदे के साथ में मेरा पीछा छुड़ा दिया, नहीं मेरी हालत काफ़ी ख़राब होने वाली थी। साथ ही वो ये भी पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि शाओयुन थियान की पॉकेट के अंदर आखिर क्या है, क्या तुम दूसरों को देख सकते हो। तभी यहाँ पर वो उसके दिल में ये ख्याल आ रहा था तो क्या ये देख सकता है लोगों के कपड़ों के थ्रू। ये बूफैन अब उसकी शक्ल देख रहा होता है कि आखिर ये लड़की क्या कह रही है, जिसके बाद ये बूफैन उसे भी देखने लग जाता है। अल्टीमेटली वो समझ गई थी तो उसके बाद अपनी बॉडी पे हाथ रख लेती है और साथ ही कह रही होती है तो क्या तुम मेरी तरफ भी देख सकते हो। जिसके साथ ये बूफैन कुछ सोचता है और कह रहा था कि एक्सक्यूज़ मी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं करता। असल में मुझे लोगों की बॉडी देख के इनके कॉम्प्लेक्शन के थ्रू अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर यहाँ पर है क्या। जिसके साथ ही अब एक बार फिर से मिस चूचू उसकी तरफ को देखने लगी थी और अब वो ये कहने लग जाता है कि ठीक है मैं जल्दी में हूँ, मुझे कुछ मेडिसिन बाय करनी है। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी वो उसे ये कहने लग जाती कि अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है, अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो फिर तुम मुझसे बात कर सकते हो, ओके बाय। जिसके साथ अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना ये बूफेन अब एक शॉप के अंदर आ गया था और यहाँ पर ये जो शॉप होती है इसके अंदर कुछ एंशियंट टाइप का हर्ब्स और मेडिसिन्स वगैरह मिला करती हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपना ये बूफेन आके खड़ा हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर ये जो शॉपकीपर होता है वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और ऐसे ही फ़ोन पटक के पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। ये बूफेन उसके सामने काफ़ी लंबा चौड़ा प्रिस्क्रिप्शन रख देता है, जिसे देखने के बाद अब फ़िलहाल ये जो बंदा होता है वो ये पूछने लग गया था कि ये हर्ब्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, चलो ठीक है मैं जाके इन्हें तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर लाता हूँ। वो वहाँ से चला गया था और ये बूफैन को देखते हैं जो कि काफ़ी वक्त तक इंतज़ार करता है। ये बंदा हर्ब्स के काफ़ी सारे पैकेट्स लेके आता और कह रहा था कि तुम्हारा अभी 2,53,000 हो गया। ये सुनने के बाद तो ये बूफैन काफ़ी हैरान हो जाता है और कह रहा था कि आई एम सॉरी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सामान जो मैं ले रहा हूँ वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, असल में मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनने के बाद तो उस रिसेप्शनिस्ट को काफ़ी गुस्सा आता और कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तो जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो फिर सामान लेने क्यों आए, चलो अब थोड़ा कम सामान ले लो। और उसके बाद वो कुछ पैकेट्स को कम भी कर देता है जिससे कि ये बूफैन बाकी के बचे कुचे सामान को ले सके।
लेकिन ये बूफैन उसको ये कहकर टाल देता है कि मैं बचे कुचे सामान का भी क्या करूँगा, असल में मुझे सारा ही सामान चाहिए। तभी रिसेप्शनिस्ट ये कह रहा होता है कि अच्छा तो लाओ फिर मैं वापस से पैसे कम कर देता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें 10 ईयर ओल्ड मेडिसिनल मटेरियल ना दे के 2 साल पुराना मेडिसिनल मटेरियल दे दूंगा। इससे तुम्हारे जो पैसे हैं वो भी 10 टाइम्स कम हो जाएंगे और इससे तुम्हें सही भी रहेगा। लेकिन ये सुनने के बाद अब यहाँ पर अपना ये बूफैन इसके लिए भी मना कर देता है और कह रहा था कि जो मैं ले रहा हूँ वो ऑलरेडी काफ़ी कम एज की हैं, तो मेरे पास पैसे ही नहीं। जिसके साथ ही अब इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और कह रहा था कि जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो फिर तुम यहाँ मेरे साथ मजाक करने के लिए आए हो। ज़रा खुद के हालात देखो, ऐसा लग रहा है कि एक बेगर की तरह तुमने ड्रेस कर रखा है, फिर भी तुमने इस जगह पे आके मेरा टाइम बर्बाद किया है। ये सुनने के साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा ये बूफैन को आ रहा था, लेकिन पीछे से कुछ लोग यहाँ पर 1 बिलियन पैसों के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि जो भी इस मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कर देगा उसे 1 बिलियन मिलेगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद उसकी नज़र दो आदमियों के ऊपर पड़ती है, वो दोनों ही आपस में बात कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि अफसोस मेडिसिन की नॉलेज में इतना पक्का नहीं हूँ, नहीं तो फिर मैं काफ़ी आराम से इस रिवॉर्ड को जीत जाता और ऐसे ही आराम से बैठ के खाता। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर अपने ये बूफैन की नज़र भी उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पड़ जाती है जिनके अंदर 3 हर्ब्स मिसिंग थे, और जो भी इसको कंप्लीट कर देगा उसे यहाँ पर काफ़ी हैवी प्राइस भी मिलेगा। ये देखने के साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ मुझे लग रही है, अगर मैंने इसे करेक्ट कर दिया तो फिर मुझे $1 मिलियन मिल जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और तभी वो वहाँ पर बैठ जाता है उस मेडिसिनल हर्ब्स को देखने के बाद उन्हें पूरे तरीके से कंप्लीट करने के लिए। और वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहा था, उसके सामने काफ़ी सारे हर्ब्स आ रहे होते हैं, वो एक एक करके इस चार्ट के अंदर इन सारे हर्ब्स को बिठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसे अभी भी कोई सही सा हर्ब्स नहीं मिल रहा था। अब बाद में काफ़ी वक्त तक कोशिश करने के बाद उसके सामने एक मेडिसिनल हर्ब आता है, जैसे ही उस पर क्लिक करता है तो असल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर वो उस हब का नाम देखता है, और जैसे यहाँ पर वो फिल अप करने लग गया था उस हब को, तो यहाँ पर वो एकदम ही करेक्ट होने लगा था। हालांकि जैसे इस चीज़ के बारे में पता चलता इससे पहले ही यहाँ पर वो बंदा आ जाता और तुरंत ही उसके हाथ से वो पेन छीन लेता और कह रहा था कि पुअर बास्टर्ड, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा महान लोग आए हुए हैं, वो तक इसे नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो। ये कोई बोटनी नहीं है जिसके अंदर तुम बैठ के इसे अपनी आसानी से या फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर दोगे। इसे बहुत बड़े महारत हासिल करे हुए डॉक्टर भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका इनाम ही इतना ज़्यादा है। इसके अंदर 1000 ईयर ओल्ड चाइनीज़ मेडिसिनल मटेरियल है, जिसके बारे में नॉलेज होना तुम जैसे बच्चे के बस की बात नहीं है। अपना लक यहाँ पर मत ट्राई करो, क्योंकि इसके अंदर जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर एक लॉटरी भी तुम जीत सकते हो, लेकिन इसमें करेक्ट नहीं हो सकते। अब वो ये बूफैन को काफ़ी भला बुरा कह रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ओल्ड मैन आ जाते हैं और कह रहे थे कि लियो होंग, आखिर तुम किससे आर्ग्यू कर रहे हो? तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन इस जगह का ओनर भी था। तो इसी से देखने के बाद ये बंदा तुरंत ही झुक जाता है और कह रहा था कि मिस्टर काओ, आप यहाँ पर आ गए हैं। असल में ये जो यंग मैन है ये बहुत ही देर से मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। इसने पहले मुझसे मेडिसिन ले ली, फिर हब्स की प्राइस भी पे नहीं की, जिसके चलते यहाँ पर इस बंदे ने मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रबल दिया है और इसके अलावा मुझे परेशान भी किया। और जैसे ही इसे दिखा कि यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है, तो अब यहाँ पर अपना लक ट्राई करने के लिए बैठ गया है। अब मिस्टर काओ कुछ कह पाते इससे पहले उनकी नज़र उस बोर्ड पर पड़ जाती है जिसके अंदर वो मेडिसिनल हर्ब्स लिखा था, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी चौंक जाते हैं और तुरंत ही अब पूछने लगे थे कि यंग मैन, ये मेडिसिन तुमने लिखी है क्या? ये बूफैन इसकी तरफ को देखने लगा था और कह रहा होता है कि हाँ। अब ओल्ड मैन और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और तभी यहाँ पर ये बंदा ये कहने लगा था कि ये तो बस इसने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया होगा। लेकिन अब ओल्ड मैन का उसके मुंह पे एक चाटा मारते और कह रहे थे कि बिग ब्रदर से तुरंत ही अपोलोजाइज़ करो। जिसके साथ ही अब यहाँ पर ये रिसेप्शनिस्ट काफ़ी हैरान था, लेकिन ओल्ड मैन के कहने पर वो तुरंत ही उससे माफ़ी मांग लेता है। जिसके बाद अब यहाँ पर ओल्ड मैन काओ कहने लगा था कि सॉरी लिटिल ब्रदर, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, और साथ ही मुझे इन लोगों को डिसिप्लिन भी करना होगा, क्योंकि आजकल ही बहुत ज़्यादा हाथों से निकलते जा रहे हैं। लिटिल ब्रदर, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप इस एंशिएंट गोल्डन रिकेप को कंप्लीट कर सकते हो? अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे लिए ऐसा करिए। वो तुरंत ही पेन को आगे कर देता है, लेकिन ये बूफैन भी कुछ कम नहीं है। कह रहा था कि मैं इसे फिलअप करने के लिए ही बैठा था, लेकिन इस बंदे ने मुझे काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाया है। इवन कह रहा था कि ये जगह किसी कैट या फिर डॉग के लिए नहीं है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है, तो अब मैं इसे नहीं लिखूँगा। और साथ ही यहाँ से कह रहा होता है कि अब आप किसी और से हेल्प ले लीजिए। ये सुनने के बाद तो ओल्ड मैन को काफ़ी बुरा लगता है। तुरंत ही यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के कहने लगे थे कि प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रही बात इसकी तो इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। और कह रहे होते हैं कि लिटिल ब्रदर से तुरंत ही अपोलोजाइज़ करो, और अगर इन्होंने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो याद रखना मैं तुम्हें तुरंत ही शॉप से धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा। ये सुनने के बाद तो उस बंदे को काफ़ी बुरा लग रहा था, वो घबरा जाता है क्योंकि उसकी जॉब के ऊपर बात बन चुकी थी, और कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वहीं बैठ के खुद को चांटे मारने लगा था और कह रहा होता है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। और लगातार खुद को और
भी ज़्यादा स्लैप कर रहा होता है। अब ये बूफैन के दिल को भी शांति मिल चुकी थी, तो अब वो कह रहा होता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब वो बंदा तुरंत ही वहाँ से एक बार फिर से माफ़ी मांगते हुए और थैंक्स करते हुए वहाँ से चला जाता है। साथ ही यहाँ पर वो ओल्ड मैन ये भी कहने लगे थे कि जो मेडिसिन ब्रदर बूफैन को चाहिए वो भी सारी की सारी पैक कर दो, वो भी फ्री में। ये सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट फिर से कहता है कि लेकिन वो मेडिसिन तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, वो 2 लाख का मटेरियल है। ये सुनने के बाद मिस्टर काओ कह रहे थे कि तुमसे जितना कहा उतना कर लो, फालतू की नॉनसेंस यहाँ मत बखेरो। जिसके बाद वो बंदा गिरता पड़ता सामान पैक करने के लिए चला जाता है और अगेन मिस्टर काओ कह रहे थे कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें, उसके बदले में आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिसके साथ ही अब ये बूफैन उससे पेन को ले लेता है और अब बारी थी कि अब वो इस प्रिस्क्रिप्शन को वापस से कंप्लीट कर दे। जिसके बाद वो वहीं पे बैठ गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपने कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के अंदर जाके वो यहाँ पर काफ़ी सारी मेडिसिन को रैंडमली सिलेक्ट करता जाता है, जो भी उसके अंदर जाके फिट बैठे। अब यहाँ पर वो काफ़ी सारी वक्त लगा देता है, लेकिन फिर भी असल वर्ल्ड के अंदर वो यहाँ पर एक सही मेडिसिन को नहीं ढूंढ पा रहा था। बट बाद में कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल के वो यहाँ पर दोनों ही बचे हुए प्रिस्क्रिप्शंस को भी कंप्लीट कर देता है और यहाँ पर ये कह रहा था कि ठीक है, अब मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। ये देखने के बाद तो ओल्ड मैन कह रहा था कि क्या आखिर ये इतना ज़्यादा इजी है। अब तो रिसेप्शनिस्ट भी कह रहा होता है कि मुझे तो ये एक मिरेकल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह डालने के बाद ओल्ड मैन समझ गए थे कि इनके बस का ही काम नहीं था जो कि इस बंदे ने इतने से वक्त के अंदर कर डाला है। साथ ही कह रहे होते हैं कि मैंने न जाने कितने सारे लोगों से कहा, कितने सारे लोगों को मैंने मनाया इस चीज़ के लिए, लेकिन आज तक कोई भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाया। इवन मैं खुद भी नहीं कर पाया, लेकिन देखो ज़रा आपने इसको कर दिया है। वो खुश हो रहे थे, लेकिन इतनी देर के अंदर सिस्टम यहाँ पर मना कर देता और कह रहा था कि इस प्रिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई करें क्योंकि ये गलत हो गया है। मिस्टर काओ कहते हैं कि ब्रदर ये बूफैन आखिर ये हो क्या रहा है, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आखिर इस तरीके से क्यों वर्क कर रहा है। वैसे भी आपने ये इंग्रेडिएंट डाले हैं शायद से ही मैच नहीं कर रहा है। साथ ही यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हाँ आपने सही कहा, क्योंकि ये जो 2 मेडिसिन है वो एक साथ यूज़ नहीं की जा सकती, इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है और यहाँ पर सिस्टम ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पर जो 3 लीफ ब्लू है वो गलत नहीं है, असल में आपके सामने ये जो बायजी है वो गलत है और इसी की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। साथ ही यहाँ पर अब दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों की जो तासीर है वो थोड़ी अलग है और इनके गुण भी थोड़े अलग ही हैं। अभी दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, लेकिन इतनी देर के अंदर सिस्टम जो था वो ये बता देता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है ये पूरा हो गया है। हालांकि देखने के बाद मिस्टर काओ हैरान होते हैं कि सडनली आखिर ऐसा क्यों हुआ। जिसके बाद अब वो उससे बातचीत करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि मैं काफ़ी वक्त से इन सारी चीज़ों के अंदर अपना दिमाग खपा रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन तुमने इस दवाई के अंदर से एक दवाई को रिप्लेस करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि इसी की वजह से ब्लू लीफ इसको न्यूट्रलाइज कर पाने में कामयाब हो गई है। अब सब कुछ मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में नज़र आ रहा है। हालांकि अब यहाँ पर जैसे ही सिस्टम के थ्रू उन्हें पता चलता है कि अब सब कुछ एकदम ही ठीक हो गया है, तो अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे थे कि ये फॉर्मूलेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो अब मैं इसको सेव कर लूँगा। जिसके साथ ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि अब इसके बाद तो यहाँ पर उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वो काफ़ी ज़्यादा सही था। ऑल्सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए वो करवा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अपना ये बूफैन भी खुश हो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर ओल्ड मैन काओ पूछ रहे होते हैं कि ब्रदर मैंने आपसे आपका फुल नेम नहीं पूछा। जिसके साथ ही अब यहाँ पर ये बूफैन से ये भी पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि आखिर आपने ये सब कुछ कहाँ से लर्न किया, क्योंकि वाकई में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी मिस्टर काओ के लिए कि आखिर एक यंग मैन कैसे इतने सारे एंशिएंट चीज़ों के बारे में जानता है। लेकिन तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि मेरा फुल नेम ये बूफैन है। साथ ही मेरे मास्टर जो हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा अलग पर्सन है, वो इस वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं और यहाँ पर इस वर्ल्ड के अफेयर्स के अंदर उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। जिसके बाद मिस्टर काओ समझ जाते हैं कि लड़का अपने मास्टर का नाम नहीं बताना चाहता है, ना ही उसके मास्टर को चाहिए कि उनकी किसी भी तरीके से प्रसिद्धि हो। जिसके चलते वो ये कहने लग जाते हैं कि तुमने मेरी मदद की है इस एंशिएंट मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन को पूरा करने के लिए, तो वाकई में ओल्ड मैन की बारी है अब कि मैं अब यहाँ पर अपना वादा पूरा करूँ। जिसके साथ ही वो जैसे ही अब यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की तरफ को देखते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट तुरंत ही वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट लेके दौड़ा दौड़ा आ जाता है और तुरंत ही उन सारे इंग्रेडिएंट्स को वो टेबल पे रख के कहता है कि सर ये रहा आपका इंग्रेडिएंट। साथ ही वो रिवॉर्ड भी दे देता है जिसके अंदर $1 मिलियन भी मिल चुके थे और अब अपना ये बूफैन एकदम ही रिच हो गया था। जिसके बाद अब ये बूफैन को देखते हैं जो कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा खुश था और कह रहा होता है कि ठीक है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर ओल्ड मैन कह रहे होते हैं कि मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। साथ ही वाकई में आपने बहुत अच्छा किया है आज मेरे लिए प्राइसलेस ट्रीजर को ढूंढ के, और वैसे भी 2 लाख तो कुछ भी नहीं, अगर आप चाहें तो फिर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपने इस बार मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है, तो आप जब भी दिल करे इस जगह पर आ जाइएगा।
रहेगा और रेस्ट ऑफ योर लाइफ इस जगह पे आपका सारा सामान लेना एकदम ही फ्री रहेगा। साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि मुझे एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर के लिए जाना है, जिसके साथ ही अब यहाँ पर अपना ये बुफेन कह रहा होता है कि ठीक है, आखिर आप किस लिए जा रहे हैं। तो वो बताने लग जाते हैं कि असल में मेरा एक पुराना दोस्त है, इसके लंग्स के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन ही हमें नहीं मिला जो कि उसकी मदद कर सके, और इसी वजह से मैं डर रहा हूँ कि कहीं उसके पास बस कुछ दिन ही ना बचे हो। तभी यहाँ पर ये बुफेन कहने लग जाता है कि इस चीज़ के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग है। वैसे आपको क्या लगता है कि एंशिएंट मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन उस बंदे की हेल्प कर सकता है उसके डिजीज़ को क्योर करने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद तो मिस्टर काओ हैरान थे और कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो सारी मेडिसिनल बुक्स के अंदर पढ़ा है कि रिकॉर्ड के अंदर इस तरीके का एंशिएंट मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा। लेकिन तभी यहाँ पर अपना ये बुफेन उसको करेक्ट करते हुए कहने लग जाता है कि असल में आपने गलत पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि लास्ट लेवल पर जो लोग होते हैं, मतलब कि मौत के एकदम ही क्लोज, तो ये उनकी मदद करता है, उन्हें क्योर नहीं करता, असल में सिर्फ उन्हें दर्द से राहत देता है। ये सुनने के बाद ओल्ड मैन की बैंड बज चुकी थी और कह रहे होते हैं कि लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन तो मुझे लगा था ये काफ़ी मदद करेगा मेरी। लेकिन तभी अपना ये बुफेन कहने लग जाता है कि नहीं, सिर्फ इस सेंटेंस का मतलब इतना ही था कि यहाँ पर पेन रिलीफ देगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अपना ये बुफेन उन्हें होप दे रहा था और कह रहा होता है कि अगर आप चाहें तो फिर उनका जो डिजीज़ है वो क्योर हो सकती है, मेरे पास में इसके लिए कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं। ये सुनने के बाद तो मिस्टर काओ एक बार फिर से खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें एक नई होप मिली थी, और कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर प्लीज़ आप मेरे साथ चलें, भले ही कुछ भी हो जाए, मुझे अपने फ्रेंड को बचाना है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलें। अब तो हमें देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट सीन के अंदर रोड पे एकदम टशन के साथ में कार चल रही थी, अलग ही यहाँ पर कार डांस करते हुए नज़र आ रही होती है। ओल्ड मैन इतने ज़्यादा खुश हो चुके थे कि वो बस अपने ये बुफेन की जान लेना चाह रहे होते हैं। बहुत ही फास्ट स्पीड से वो ड्राइव कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि मेरे ओल्ड फ्रेंड को देखने चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बुफेन कह रहा होता है कि आपके हिसाब से अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट कंडीशन में आपके फ्रेंड हैं, शायद उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड जो है वो 9 नीडल्स ऑफ सोल है। ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और कह रहे थे कि क्या, वो इतने ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वो सामने एक ट्रक को देखते ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट जाके उससे हिट करने वाले थे। लेकिन ये बुफेन टाइम पे यहाँ पर बचा लेता है उनको, नहीं तो इन दोनों की जान इस मोमेंट पे जाने वाली थी। साथ ही यहाँ पर मिस्टर काओ कह रहे होते हैं कि ओह बच गया मैं। जिसके साथ ये कह रहे होते हैं कि ये बुफेन, आखिर आप इस मेथड के बारे में कैसे जानते हैं, क्या आप सच में इसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं? तभी ये बुफेन कह रहा था कि क्यों, क्या आपके कोई इसके बारे में क्वेश्चन है? तो वो ये कहने लग जाता है कि एक्चुअली तुमने क्लेम किया है कि तुम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो मुझे ये मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है, क्योंकि ये तो कोई नॉर्मल मेथड है ही नहीं, और अगर ये ख़राब हो गया तो इसके चलते तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। क्या सच में तुम एक डिसेंडेंट हो एंशिएंट मेडिसिन के? लेकिन तभी यहाँ पर ये बुफेन सोचने लग जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो बस इसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा रहे हैं। तभी वो उन्हें बताने लग गया था कि असल में जो सोल रिटर्निंग वाइन नीडल टेक्निक होती है इंडीड ये नरिश करती है सोल की को, और साथ ही यहाँ पर मेरिडियंस की भी काफ़ी हेल्प करती है ये। तभी यहाँ पर मिस्टर काओ कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मेरे फ्रेंड के घर, और एक बार फिर से वो ड्राइव करने लग जाते हैं और इसी मेथड के बारे में वो बात कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्रेंड एकदम ही ठीक हो जाएगा, और वाकई में है फैमिली आपकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहेगी कि तुम इतना सब कुछ उनके लिए कर रहे हो। तभी ये बुफेन पूछता है कि आखिर ये है फैमिली है कौन? तभी वो कहने लग जाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली है, और वो जो उस फैमिली का ओल्ड मैन है वो काउंटलेस मिलिट्री अचीवमेंट को हासिल कर चुका है कंट्री के अंदर, उसका बहुत ही बड़ा नाम है। इसके अलावा उसके 3 सन हैं और तीनों ही अलग अलग फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और इन लोगों की माइक एंड सिटी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पहचान है। और ये भी कहने लग जाते हैं कि उसकी लिटिल ग्रैंड डॉटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी। साथ ही वो ये कह रहे होते हैं कि अब अगर तुम उनके साथ में काम करोगे तो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओल्ड मैन जो है डिप्टी कैप्टन रह चुका है सिटी के अंदर, पूरी की पूरी क्राइम पुलिस टीम यहाँ काम करती है। तभी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, एक बार फिर से एक्सीडेंट होने वाला होता है। ये बुफेन उन्हें रोकता और कह रहा था कि ओल्ड मैन पहले घर लेके चलो, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे रास्ते में ही मार डालोगे। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग अब घर की तरफ को आ चुके थे। वो कॉल करके कहता है कि देखो मैं बाहर आ गया हूँ और अपने साथ किसी को लेके आया हूँ। दोनों ही कार से उतर जाते हैं और अब ये लोग फिलहाल जाने वाले थे मिस्टर हे के पास में, जिसके साथ ही यहाँ पर उनका एक लड़का आ जाता और कह रहा था कि अंकल मैं आपका काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहा था, फादर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा वर्स होती जा रही है, प्लीज़ चल के हमारी हेल्प करें। तो वो कहने लग जाते हैं कि अब तुम परेशान मत हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने साथ में मिस्टर बुफेन को लेके आया हूँ और ये हमारी मदद करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पहुँची हुई चीज़ है। इस यंग मैन को देखने के बाद तो वो खुद भी हैरान हो गए थे और कह रहे थे कि क्या ये सच में इतने यंग टैलेंट है। तभी यहाँ पर मिस्टर काओ कहते हैं कि ऑफकोर्स ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इवन मुझसे भी ज़्यादा। जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपने फादर के पास में लेके चलने लगा था। और अब हमें मिस्टर हे दिखाए जाते हैं जो कि बेड पे पड़े हुए थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो रखी थी और अभी फ़िलहाल वो
अनकॉन्शियस होते हैं। ये बुफेन तुरंत ही उनकी नर्व्स को चेक करने लगा था, लेकिन इतनी देर में एक लड़की वहाँ पर आ जाती है, बहुत ही गुस्से में नज़र आ रही थी और कह रही थी कि आखिर तुम जैसा लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम मेरे ग्रैंडपा को ठीक करोगे, तुम कितने ज़्यादा यंग हो। लेकिन तभी उसके फादर समझाने लग जाते हैं कि बेटा असल में मिस्टर ये बुफेन बहुत ही पहुंचे हुए डॉक्टर हैं। जिसके साथ ही लड़की को इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है, वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी और कह रही होती है कि कौन से कॉलेज से ग्रेजुएटेड हुआ है, आपको कहाँ से ये डॉक्टर लगता है, मुझे ही बिल्कुल भी ऐसा डॉक्टर नज़र नहीं आता। लेकिन तभी उसके डैड कह रहे होते हैं कि मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये एंशियंट मेडिसिनल स्कूल से आया है। लेकिन तभी वो कह रही होती है कि सब कुछ बस एक जोक है, समझे आप, ख़त्म करिए इस लड़के को, यहाँ से भगा दीजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर गाँव आ जाता है, जिसे देखने के बाद लड़की काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रही थी और कह रही होती है कि डॉक्टर गाँव ही इलाज करेंगे मेरे ग्रैंडपा का, और यहाँ पर ही काफ़ी कुछ जानते हैं ना कि ये लड़का। डॉक्टर गाँव को देखते हैं जो कि ये कह रहा था कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे होते हुए आपको दूसरे डॉक्टर से इस तरीके से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर ये जो रूट के से जो डिजीज़ आ रही है वो उसे क्योर करने की जगह कुछ और ही कर दे। जिसके साथ ही वो एक तरीके से चैलेंज भी कर रहा होता है। ये बुफैन को, लड़की को भी पूरा भरोसा था कि डॉक्टर गाँव ही उसके ग्रैंडपा को ठीक करेंगे, और डॉक्टर गाँव कह रहा होता है कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मेरे पास में वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट मौजूद है। लेकिन तभी उसके फादर कहने लग जाते हैं कि आपको तो इस लड़की का टेम्पर पता है, ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कुछ भी बोल देती है, इसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो ही सही रहेगा। तभी यहाँ पर मिस्टर काव भी ये कहने लग जाते हैं कि ये बुफेन आप प्लीज़ मेरे ब्रदर की सिचुएशन के बारे में समझें, ये बहुत ही ज़्यादा पेन में है, और अगर हम इसे ठीक ना कर पाए तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, मैं इसके लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। तभी ये बुफेन कह रहा होता है कि आप परेशान ना हो, मैं ज़रूर से ही इन्हें क्योर करूँगा। जिसके साथ ही अब वो ये भी सोच लेता है कि अब मुझे इसे ठीक करना ही होगा, और साथ ही मिस्टर हे के हाथ के अंदर उसे कुछ ना कुछ अजीब सा नज़र आ रहा था, कुछ स्पिरिचुअल पावर के थ्रू वो डिटेक्ट भी करता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बुफेन को अब काफ़ी गुस्सा आ गया था, क्योंकि लड़का ही काफ़ी ज़्यादा ईगो वाला है और कह रहा था कि देखो मिस्टर काओ, आपके कहने पे मैं यहाँ पर आ भी गया और मैं कोशिश भी कर रहा था मिस्टर हे को हील करने की, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो अच्छा ही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, और मैं इसके साथ में कुछ और मैच भी क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर काओ ये कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, और तुम्हारे अलावा यहाँ पर हमारी हेल्प कौन ही कर सकता है। मिस्टर हे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, और इस सिचुएशन के अंदर अगर तुम जाओगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर इनको ठीक कर सकता है। साथ ही इस लड़की ने यहाँ पर एंशिएंट मेडिसिन सेक्ट के बारे में कितना ज़्यादा बुरा कुछ कहा है, तो तुम्हें यहाँ पर इस लड़की को इस चीज़ के बारे में रिग्रेट फील करवाना चाहिए। ये सुनने के बाद अब ये बुफेन डिसाइड कर लेता है और कह रहा था कि ठीक है, मैं एक बार इन्हें चेक करता हूँ। अब वो चेक करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन इतनी देर में डॉक्टर गाओ ये कहने लग जाता है कि ज़रा वो प्रिस्क्रिप्शंस देना जो कि मैंने तुम्हें दिए थे, साथ ही वो रिपोर्ट वगैरह भी मुझे दो जो कि मैंने करवाई थी। शुआंग तुरंत ही उन्हें सारे ही वो चीज़ें दे देती है, और रिपोर्ट्स वगैरह देने के बाद कह रही थी कि मिस्टर गाओ आखिर मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं, ये ठीक हो जाएंगे क्या, क्या फिर कोई उम्मीद है। लेकिन मिस्टर गाओ काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद कह रहा था कि सीरियसली इल हैं ये, और मुझे तो लगता है कि तुम्हें इनके फ्यूनरल की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद तो अब शुआंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और कह रही थी कि मिस्टर गाँव आप कुछ नहीं कर सकते क्या, प्लीज़ कोई ना कोई तरीका निकालिए मेरे ग्रैंडपा को ठीक करने का। तभी उसके फादर भी ये कहने लग जाते हैं कि आप तो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, कोई ना कोई तरीका ज़रूर से ही होगा जिससे कि आप मेरे फादर को ठीक कर सकते हैं, भले ही इसमें कितना ही कॉस्ट क्यों ना आ जाए, हमारी हे फैमिली से पूरे तरीके से झेल लेगी, लेकिन आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें। लेकिन अभी भी डॉक्टर गाँव का यही कहना था कि इस इलनेस को वो क्योर नहीं कर सकता है, और बेटर यही रहेगा कि ये लोग इस ओल्ड मैन को अब और ज़्यादा सफ़र ना करवाएं, इसके ट्रीटमेंट करवा के, साथ ही इसकी डिजीज़ लगातार बढ़ती जा रही है। इवन अब अगर यहाँ पर एक देवता भी आ जाए तब वो भी इनकी हेल्प नहीं कर सकता है, तो अच्छा ही होगा कि अब फ्यूनरल की तैयारियाँ कर ली जाएँ। ये सुनने के बाद अब शुआन रोने लगी थी, वो वहीं पर अपने ग्रैंडपा के उस बेड पर बैठ के रोने लग जाती और कह रही थी कि ग्रैंडपा आखिर आपको क्या हो गया है, और उसे अपने ग्रैंडपा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन इतनी ही देर के अंदर अब अपना ये बुफैन बोल पड़ता है, और ये कह रहा था कि इतने सालों के अंदर क्या आपने यही सीखा है कि पेशेंट की फैमिली को किस तरीके से उनके फ्यूनरल की तैयारी करने के लिए कहा जाए। डॉक्टर गाँव क्या आपको शर्म नहीं आती है। ये सुनने के बाद तो डॉक्टर गाँव कह रहे होते हैं कि तुम किस तरीके की फालतू बातें मुझसे कर रहे हो, पेशेंट सीरियसली इल है, इसे अब कोई भी क्योर नहीं कर सकता है। इवन मैं इसको इंजेक्शन वगैरह भी दे दूंगा तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन होगी, जिससे कि पेशेंट को और भी ज़्यादा पेन होगा। तो क्या तुम लोग ये चाहते हो कि पेशेंट को और भी ज़्यादा दर्द हो। जिसके साथ ही अब यहाँ पर ये बुफेन कहने लग गया था कि मुझे नहीं लगता कि आप एक डॉक्टर हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इनको होप ही नहीं दे रहे, साथ ही यहाँ पर ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरीके से इनको हील किया जा सकता है। वाकई में आप डॉक्टर हैं ही नहीं। ये सुनने के बाद तो अब डॉक्टर गाँव को गुस्सा आ जाता और कह रहा था कि तुम्हें पता ही क्या है कि मैं अब अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी अच्छी खासी पोजीशन को होल्ड करता हूँ, मैं एक एक्सपर्ट हूँ, और यहाँ पर मैंने थाउजेंड्स ऑफ केसेस
केसेस देख रखे हैं, इन सारी चीज़ों में मैंने अब रोज़ जाकर स्टडी की है और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैंने किसी चीज़ को श्योरली कह दिया है तो फिर वो चीज़ होके ही रहेगी। मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैंने यहाँ पर अपना डिसीजन बता दिया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अभिनय कोई भी क्यों नहीं कर सकता, समझे तुम। जिसके साथ ही अब वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी हो गया था। ये बुफेन उसकी बातों को सुन रहा होता और कह रहा था कि मैं तुम्हें श्योरली कह सकता हूँ कि मैं इनके इस डिसीज़ को क्योर कर सकता हूँ, भले ही तुम इसे क्योर ना कर पाओ। ये सुनने के बाद तो लड़की उसकी शक्ल को देखने लगी थी और अब डॉक्टर गांव हंसने लग जाता है और कह रहा था कि बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। ये तो अब तक का सबसे ज़्यादा फनीस्ट जोक था जो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुना। इस डिसीज़ को किसी भी तरीके से तुम ठीक नहीं कर सकते। मैंने अपना बेस्ट इन्वेस्टिगेट किया है और उसके बावजूद मैंने यहाँ पर एक कंक्लूजन बनाया, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर तुम इन्हें ठीक कर सकते हो। ये बस तुम्हारी एक गलत फहमी है, समझे। अब यहाँ पर वो काफ़ी बुरा भला कह रहे थे, लेकिन इतनी देर के अंदर ये बुफेन ने एक प्रिस्क्रिप्शन बना दिया था और कह रहा होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है इसको लेने के बाद ये ठीक हो जाएंगे, समझे तुम। और ये प्रिस्क्रिप्शन एक मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ मिस्टर हे के लिए प्रिस्क्राइब किया है। जिसके साथ ही यहाँ पर मिस्टर गांव उसके प्रिस्क्रिप्शन को देखने लगे थे और कह रहे होते हैं कि इवन एडवांस मेडिसिनल ट्रीटमेंट तक इनको कुछ नहीं कर सकता, मतलब कि इन्हें हील नहीं कर सकता है। फिर भी तुम्हें लग रहा है कि तुम एक छोटे से लड़के इन्हें हील कर पाओगे। तभी यहाँ पर वो उसके पास आ जाता है और अब इनकी एरोगेंसी एक लड़ाई का ही मोड़ ले लेती है। दोनों ही अब एक दूसरे के पास आके खड़े हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। ये बुफेन कह रहा था कि मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। तभी वो ये कहने लग जाता है कि डॉक्टर ये बुफेन, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि आप अभी इतने क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हैं जो कि यहाँ पर किसी प्रीशियस इंसान की लाइफ को इस तरीके से सफ़र करवाएं, और ये चीज़ अच्छी भी नहीं है। उसे सफ़र करवाने से बेहतर है कि आप उसे ऐसे ही छोड़ दो। साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि अगर तुमने इसे हील कर दिया तो फिर कल सुबह के न्यूज़पेपर के अंदर मैं तुमसे पर्सनली अपोलोजाइज़ करूँगा। तभी ये सुनने के बाद तो ये बुफेन कह रहा होता है कि ये जो इनको डिजीज़ हुई है वो एक ईविल ऑरा की वजह से हुई है। एंशिएंट मेडिसिन इसको पूरे तरीके से क्योर कर सकती है। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर लड़की के फादर भी बीच में आ जाते हैं और कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये बुफेन ज़रा आप इनको ठीक करने पर ध्यान दें, दोनों अग्रेसिव हो रहे हो। जिसके साथ ही अब यहाँ पर मिस्टर गाँव कहने लग जाते हैं कि मुझे पता है कि डॉक्टर गाँव अब कुछ भी नहीं कर सकते, तो अच्छा ही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। जिसके साथ ही अब ये बुफेन उन्हें वो प्रिस्क्रिप्शन दे देता है और कह रहा था कि इन सारी चीज़ों को अब फॉलो करना है। बात डॉक्टर गाँव की रेपुटेशन के ऊपर आ चुकी थी, वो तुरंत ही उस प्रिस्क्रिप्शन को लेने के लिए कह देता है। जिसके बाद अब ये बुफेन आगे जा रहा था मिस्टर हे को चेक करने के लिए, तभी उनकी ग्रैंड डॉटर उसे रोक लेती है और कह रही थी कि वहीं रुक जाओ, मेरे ग्रैंडपा को टच भी मत करना। अगर तुमने ये सब कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर सकते हो। जिसके साथ ही अब ये बुफेन कह रहा होता है कि एक तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक कर रहा हूँ और अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो। डॉक्टर गाँव तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या तुम ऐसे ही अपने ग्रैंडपा को मरने दोगी। लेकिन तभी वो उसे पीछे को धक्का दे देती है और कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मेरे ग्रैंडपा के पास नहीं आओगे, तुम्हारी घटिया स्किल्स मेरे ग्रैंडपा को ठीक नहीं कर सकती। तभी लड़की के फादर वहाँ जाते हैं और अब उन्हें भी गुस्सा आने लगा था इसकी इन हरकतों के ऊपर, और कह रहे होते हैं कि शुआंग, क्या तुम अपने आप को थोड़ा काम कर सकती हो, और डॉक्टर के साथ में तुम्हें इतना ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए। तभी वो ये कहने लग जाती है कि फादर ग्रैंडपा पहले से ही इल हैं और अगर हम उन्हें और टॉर्चर करेंगे तो ये कितना ज़्यादा बुरा है, प्लीज़ उनको इस तरीके से टॉर्चर ना किया जाए। लेकिन तभी उसके फादर कह रहे थे कि देखो, डॉक्टर गाँव ने पहले ही बता दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो अच्छा ही होगा कि अब मिस्टर ये बुफेन के ऊपर ट्रस्ट कर लिया जाए। जिसके बाद अब लड़की मिस्टर काउ से कहने लग जाती है कि आप तो एंशिएंट मेडिसिन के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं, आप तक यहाँ पर ठीक नहीं कर पाए हैं मेरे ग्रैंडपा को, लेकिन आपको लग रहा है कि ये लड़का उन्हें ठीक कर सकता है। आखिर ये कितनी ज़्यादा गलत बात आप कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि देखो बच्ची, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हमें अब आगे देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। जिसके साथ ही अब ये बुफेन आगे बढ़ जाता है और मिस्टर गाँव भी यही कहने लग गया था कि अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना यहाँ पर इन्हें आगे भेजा जाए और देखा जाए कि आखिर किस तरीके से मिस्टर ये बुफेन आपके ग्रैंडपा की इस सारी सिचुएशन के बारे में पता करते हैं। मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप पेशेंट को टॉर्चर ना करें मिस्टर ये बुफेन। तभी वो कह रहा होता है कि ये बुफेन, अच्छा ही होगा कि आप इनसे दूर रहें, पेशेंट की फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट वैसे ही नहीं करती। लेकिन तभी अब ये बुफेन कह रहा होता है कि मैंने कहा ना मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ, आखिर तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर भरोसा क्यों नहीं हो रहा। ज़रा लड़की तुम साइड में हट जाओ, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को टच नहीं करूँगा, मैं बस ऐसे ही देखकर इन्हें बता दूंगा। जिसके साथ ही लड़की कहती है कि ठीक है आगे जाओ, लेकिन मेरे ग्रैंडपा को किसी भी तरीके से टच नहीं करना। तुमने ऐसे ही बता दिया कि उनको क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं आगे सोचूंगी। अब ये बुफेन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल आई के थ्रू डिटेक्ट करने लग जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ गया था, जहाँ पे उसके ग्रैंडपा को देखता तो वो समझ गया था कि असल में जो सारी प्रॉब्लम है वो इनके लंग्स के अंदर मौजूद है, और ये काफ़ी बुरे तरीके से किसी खतरनाक लंग्स की बीमारी के साथ में डील कर रहे हैं। और कह रहे थे कि
असल में बात ये है कि जब तुम्हारे ग्रैंडपा यंग थे तो तब इनको किसी ने हिट कर दिया था इनके लंग के ऊपर, लेकिन फिर इन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऑल्दो वो एक सीरियस इंजरी नहीं थी, लेकिन फिर भी ध्यान न रखने की वजह से और प्रॉपर रेस्ट न लेने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसका हुआ है। साथ ही बीते कुछ वर्षों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की, उसकी वजह से उन्हें कफ भी हो गई और उनकी डिजीज़ और भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से अब सामने आ रही है। वो ये कहता है कि इनकी कंडीशन अब काफ़ी सीरियस है और लंग्स का जो डायफ्राम वगैरह बाकी सब कुछ है वो सब कुछ भी ख़राब हो गया है और इनके लेफ्ट लंग के अंदर काफ़ी बुरे तरीके से ओल्ड टीबी बैठ गई है। ये सुनने के बाद तो अब डॉक्टर गाँव भी हैरान था, क्योंकि असल में जो रिपोर्ट्स उसने करवाई थी रिपोर्ट के अंदर सेम यही चीज़ लिखी हुई थी, जिसके साथ ही अब ये सब चौंक जाते हैं और डॉक्टर गाँव कह रहा था कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तभी मिस्टर गाँव हंसने लग जाते हैं और कह रहे थे कि डॉक्टर गाँव, क्या ये बुफेन ने वही बात बताई है जो कि रिपोर्ट्स के अंदर लिखी हुई है ना। लेकिन शुआंग कह रही थी कि आखिर तुम्हें सब कुछ पता कैसे चला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ग्रैंडपा काऊ ने तुम्हें पहले ही बता दिया होगा मेरे ग्रैंडपा के बारे में, है ना। तो और वो सारी बातें तुम वापस से कोट कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर वो उसे टोकने लग जाते हैं और कह रहे थे कि लड़की, क्या तुम अब बस करोगी। लेकिन इतनी ही देर में ये बुफेन रोक लेता है उन्हें और कह रहा था कि एक मिनट रुक जाइए। कह रहा था कि रुको, अब पहले मैं तुम्हें भी टेस्ट करके बता ही देता हूँ कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। वो अपनी स्पिरिचुअल आई के थ्रू उसे भी देखता है और कह रहा था कि बीते कुछ वर्षों में तुम्हारी हेल्थ ठीक रही, क्योंकि तुमने काफ़ी वक्त से ट्रेनिंग की है। तुम्हारे लेफ्ट लेग के ऊपर भी एक स्कार है, तुम्हारे शोल्डर के ऊपर भी एक स्कार है। जब क्लाउडी डे होता है और रेन पड़ती है तब तुम्हें इसमें पेन होता है। लेकिन तभी लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था और कह रही थी कि ज़रूर ग्रैंडपा ने तुम्हें बताया होगा। लेकिन तभी ये बुफेन कह रहा होता है कि अच्छा, लेकिन अभी कुछ वक्त से तुम्हारी चेस्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ट्यूमर सिम्टम्स हैं और साथ ही अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो फिर तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ये सुनने के बाद तो उसे गुस्सा आ जाता है और कहती कि बस भी करो, बहुत हो गया है तुम्हारा। लेकिन अब उसके फादर उसे ही चुप करवा देते हैं और कह रहे थे कि क्या तुमने तुमने एक ही नज़र में आखिर कैसे देख लिया है कि मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम है। अनबिलीवेबल, ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई एक्सरे मशीन पहन रखी है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर मिस्टर गाँव भी चुप हो गया था और उसकी बोलती भी बंद हो चुकी होती है। तो ग्रैंडपा काऊ कहने लग जाते हैं कि बस भी करो, अब तुम हमें ये बताओ कि आखिर किस तरीके से तुम मेरे फ्रेंड को ठीक कर सकते हो। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ गया था और कह रहा होता है कि मिस्टर है काफ़ी वक्त से ईवल ऑरा से इन्फेक्टेड है और इनके लिए 9 नीडल्स वाला रेस्क्यूरेशन मेथड भी कुछ ठीक नहीं रहेगा। मुझे इनके लिए कुछ और ढूंढना होगा और कह रहा था कि इन्हें हील करने के लिए मुझे क्योस प्रीमोडियल एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, ताकि ईवल ऑरा पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर वो ये देखने लग जाता है कि वैसे एंशिएंट इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और वो इसे कंबाइन करके किसी भी तरीके से क्योस प्रीमोडियल एनर्जी को यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर सकता है ईवल ऑरा को। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने उस नीडल बॉक्स को निकाल लेता है और एक नीडल तुरंत ही उनकी चेस्ट के अंदर इंजेक्ट करता है। इस नीडल को देखने के बाद तो यहाँ पर मिस्टर काऊ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन दे रहे होते हैं और कह रहे थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। कि असल में ये लड़का 9 नीडल ऑफ रेस्टोरेशन का इस्तेमाल कर रहा है। प्रेजेंट में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद तुरंत ही अपने नीडल बॉक्स को निकाल लेता है, जिसे ओपन करने के बाद वो एक नीडल को बाहर निकालता है और ग्रैंडपा की चेस्ट के अंदर वो उस नीडल को इंजेक्ट करता है। इस नीडल को देखने के बाद तो मिस्टर काऊ बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो इसे देख के समझ जाते हैं कि ये 9 नीडल ऑफ रेस्क्यूरेशन है और इसे देखने के बाद मुझे लगता है कि ज़रूर से ही काम करेगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ग्रैंडपा ये कहने लग गए थे कि मेरे मास्टर ने भी मुझे इसके बारे में बताया था। असल में उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये जो टेक्निक है काफ़ी वक्त पहले ही खो चुकी है और जब भी वो इसके बारे में मेंशन किया करते थे वो हमेशा ही मुझसे ये कहा करते थे कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसके साथ ही अब ये बुफेन इस प्रोसेस को कर रहा था। लेकिन मिस्टर काऊ अगेन हैरान होते हुए ये कह रहे थे कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बच्चे से कि इसे ये टेक्निक भी आती होगी, और कह रहे थे कि इतनी यंग एज के अंदर ये सब कुछ कर पाना वाकई में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी यहाँ पर शुआंग पूछने लग जाती है कि ग्रैंडपा, तो क्या इस 9 नीडल ऑफ रेस्क्यूरेशन के बारे में कोई स्पेशल चीज़ है। तो वो उसे बताते हैं कि ऑफ कोर्स 9 नीडल ऑफ रेस्क्यूरेशन एंशिएंट मेडिकल स्किल है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होती है। इसके अलावा ये जो नीडल है इसको डिवाइन नीडल भी कहा जाता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बुफेन इस प्रोसेस को अभी भी ऐसे ही करता जा रहा था और वो धीरे धीरे करके काफ़ी सारी नीडल्स को ग्रैंडपा की बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है। तभी वो ये बताने लग गए थे कि ये जो धीरे धीरे करके नीडल एंटर हो रही है इससे ये तो सिर्फ इनकी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होगी, इसके अलावा इनकी बोन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, इनकी वेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, साथ ही इनकी की को भी ये नरिश करेगी। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर असल में कुछ और ही हो रहा था। काफ़ी सारा ईवल ऑरा यहाँ पर गैदर हो रहा होता है और धीरे धीरे करके जमा भी हो रहा था।
तभी ग्रैंडपा काऊ कहने लग जाते हैं कि वैसे तो मैंने ये भी सुना है कि अगर इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो ये बॉडी को दोबारा से रीहील कर सकती है और रीइंकार्नेट करती है। जिसके साथ ये बूफेन तो अब अपनी स्पिरिचुअल आई के थ्रू ही ये सब कुछ देख रहा था, तो उसे अपनी आंखों के सामने काफ़ी सारा ईविल ऑरा जमा होते हुए दिख रहा होता है, जो कि उसके लिए अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं रही थी। तभी वो ये कहने लग जाता है कि ये ऑरा जमा हो गया। तो शुआंग कह रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। असल में यहाँ पर जो मशीन्स रखी हुई थी वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही होती ग्रैंडपा की मूवमेंट के ऊपर, और ना ही कुछ ज़्यादा सिग्नल कर रही थी। तभी ये बूफेन अभी भी यहाँ पर ऐसे ही खड़ा हुआ था और अब वो अपनी क्योस प्रीमोडियल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि अब उसे सारी ईवल स्पिरिट को एक्सरसाइज जो करना था। तुरंत ही वहाँ पे उन नीडल्स को भी डाल देता है और फिर उसके बाद जो ईवल ओरा था वो एक ईवल सा थोड़ा बहुत फेस ले लेता है और तुरंत ही एक जगह पर इकट्ठा हो गया था। तो ये बूफेन बताता है कि ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं वो इस ओरा को नहीं देख सकते, लेकिन मैं इसको देख सकता हूँ। वो तुरंत ही एक नीडल का इस्तेमाल करते हुए उस ईवल ओरा को तुरंत ही वहाँ से ख़त्म करता है। जैसे ही वो ईवल ओरा वहाँ से ख़त्म हो गया था तो फिर उस मशीन के अंदर हरकत होना ऑलमोस्ट बंद सी हो चुकी होती है। शुआंग अपने ग्रैंडपा के पास ही आके खड़ी हो गई थी और डॉक्टर गांव ये कह रहे होते हैं, अब मुझे लग रहा है कि शायद से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा पेशेंट को इस तरीके से परेशान करके, क्योंकि तुमने वाकई में मेरी बात नहीं सुनी। इंडीड पेशेंट डेड हो गया है। लेकिन तभी भी यहाँ पर ये बूफेन खड़ा हुआ होता है और अपनी सारी नीडल्स को नीडल बॉक्स के अंदर वापस रखता है और कह रहा था कि मिस्टर है फाइनली रिकवर हो चुके हैं। लेकिन मशीन तो कोई भी सिग्नल नहीं कर रही थी और डॉक्टर गाँव भी इस बात को पूरे तरीके से बिलीव करता है कि ये लड़का बिल्कुल भी मिस्टर है को ठीक नहीं कर पाएगा। तो वो ये कहने लग जाता है कि तुम कितने ज़्यादा स्टबन हो, अभी भी तुम यही कह रहे हो। जिसके बाद अब वहाँ से ये बूफेन हट गया था, लेकिन शुआंग बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। साथ ही यहाँ पर अब ये बूफेन मिस्टर गांव से कह रहा होता है कि जो मैं देख पा रहा हूँ नॉर्मल लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को समझ नहीं सकते। वो तुरंत ही चुटकी बजाता है और फिर उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर जो ग्रैंडपा थे यानी कि मिस्टर है वो एकदम ही ठीक हो जाते हैं। उनकी आंखें भी खुल चुकी थी और अब वो होश में आ गए होते हैं। जिसके साथ ही अब ये बूफेन इस ईविल ओरा के बारे में सोचने लगा था और कह रहा होता है कि ये ईविल ओरा काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हर एक जगह पर फैल रहा है और उसे हॉस्पिटल का सीन भी याद आता है। इसके पीछे ज़रूर से कोई ना कोई है जो कि ये बूफेन की मदर को भी टारगेट किया, जिसके चलते ये बूफेन को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन तो है जो कि सब कुछ डेलिबरेटली करने की कोशिश कर रहा है। तभी अब यहाँ पर वो होश में आ गए थे तो फिर अपनी ग्रैंड डॉटर को रोते हुए देख के पूछते हैं कि शुआंग आखिर तुम रो क्यों रही हो। तभी ये सुनने के बाद मिस्टर गांव हैरान था कि भाई साहब ये ओल्ड मैन तो अब बोलने भी पड़े हैं। इवन वो उठ के बैठ जाते हैं और उन्हें इस तरीके से देख के शुआंग काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वही कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में मसला क्या है, मैं काफ़ी वक्त से बेड पर ही लेटा रहा हूँ तो अब मुझे एक वॉक के लिए बाहर जाना है। शुआंग तुरंत ही आके उनको हक करती और कह रही थी कि ग्रैंडपा आप ठीक हो चुकी हैं। साथ ही उसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे अपने फादर को ठीक होता देख। तो वो ये कहने लग जाते हैं कि देखो शुआंग मुझे थोड़ा नीचे जाना है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा थक चुका हूँ। और कह रहे थे कि कितने वक्त से मैं बेड पर ऐसे ही पड़ा रहा लेकिन अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। डॉक्टर गांव तो यहाँ पे अभी भी हैरान होता और कह रहा था कि आखिर कैसे, अभी मुझे आपकी कुछ एग्जामिनेशन करनी है। लेकिन वो गुस्सा हो जाते हैं डॉक्टर गांव के ऊपर और कह रहे थे कि तुम तो यहाँ से चले ही जाओ, दिल तो कर रहा है तुम्हें पीट पीट के बहुत ही बुरे तरीके से तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँ। तुमने यहाँ पर मेरे सारे घर वालों को इतना ज़्यादा होपलेस कर दिया था कि मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा था। ये बातें सुनने के बाद तो अब ये बूफेन सोच रहा था और कह रहा होता है कि ईविल ओरा की वजह से भी जब जैसे ही पेशेंट हील होता है तो उसे चीज़ों के बारे में समझ आ जाता है। तभी शुआंग अपने ग्रैंडपा के पास जाके दोबारा उसे हक करती है और तभी उसके ग्रैंडपा भी उसे पेट करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि अभी मुझे यहाँ से एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। तो उसके फादर ये कहने लग जाते हैं कि असल में मिस्टर ये बूफेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहीं रुकें, अभी कुछ एग्जामिनेशन बाकी, इतने आप चाय पी लीजिए। लेकिन तभी ये बूफेन इसके लिए मना कर देता और कह रहा था कि नहीं मैं यहीं वेट करूँगा, आप एग्जामिनेशन करवा लो। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से बाहर चला जाता है और अब ग्रैंडपा बात करने लगे थे, उन्हें सब कुछ बता दिया गया होता है कि ये बूफेन ने ही उन्हें हील किया है। साथ ही शुआंग के फादर भी कह रहे होते हैं डॉक्टर गांव ये रिपोर्ट्स तो एकदम ही नॉर्मल हो गई हैं फादर की। डॉक्टर गांव शौक होकर उस रिपोर्ट को ले रहा था और कह रहा था कि आखिर कैसे लंग्स के अंदर जो डिसीज़ थी वो भी ठीक हो गई, आखिर ये कैसे हो सकता है। उसे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था और कह रहा होता है कि मैंने अपने हाथों से इन्हें ट्रीट किया है, फिर सडनली ये सब कुछ कैसे हो गया। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफेन भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब ग्रैंडपा ही कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें पंच मार दूंगा अगर तुमने दोबारा से कोई बात की तो। साथ ही यहाँ पर मिस्टर काव भी कहने लग जाते हैं कि 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके की टेक्निक है, तुमने कहाँ से सीखी। तो ये बूफेन कहना होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ग्रैंडपा भी उठ के खड़े हो जाते हैं और अब वो ये कह रहे थे कि मिस्टर काव तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन मिस्टर काव तो ये कहते हैं कि असल में मैंने तुम्हारी जान बचाई नहीं है, वो तो ये लड़के की एबिलिटी है जो कि उसने तुम्हें बचा लिया।
जिसके साथ ही वो ये बूफैन की तरफ को इशारा भी करते हैं। तो मिस्टर है भी इसके बारे में सोचने लग गए थे और कह रहे थे कि तुम मुझे क्यों नहीं कर पाए लेकिन इस यंग मैन ने कर लिया, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जिसके साथ ही वो खुश भी थे और साथ ही ये बूफैन को थैंक्स करते हैं। तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि असल में ये बूफैन ने 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन का इस्तेमाल किया है मिस्टर है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर मिस्टर है खुद भी हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर कैसे इसने इस मेथड का इस्तेमाल कर लिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तो फिर एक बार फिर से तुम मेरे ऊपर 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करो क्योंकि मैं उस टेक्निक को देखना चाहता हूँ। ये बूफैन इससे मना कर देता है और कह रहा था कि नहीं, असल में 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन एक हेल्दी पर्सन के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ग्रैंडपा कह रहे थे तो फिर मिस्टर काओ तुम ही बीमार हो जाओ, एटलीस्ट इस बहाने से मैं 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन की टेक्निक को देख तो लूँगा। लेकिन वो बेचारे शांत खड़े थे और अब बारी थी मिस्टर गाँव की। तभी यहाँ पर शुआंग के फादर कह रहे होते हैं कि अब वक्त आ गया है। तो वो कहने लग जाता है कि आखिर में कैसे अपोलॉजी लिखूँ। तो उसके फादर तुरंत ही एक पेन थमा देते हैं और कह रहे थे कि इससे लिखिए मिस्टर गाँव। जिसके साथ ही अब यहाँ पर वो अपोलॉजी भी लिख देता है और अब ये बूफैन कह रहा था कि अब ये नेशनल अनाउंसमेंट बनेगी। लेकिन तभी अब यहाँ पर मिस्टर गाँव अपनी इस सारी की सारी बैड इमेज को कवर करने के लिए कह देता है कि इसे पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल मीडिया के सामने अपोलोजाइज़ कर लूँगा। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था तो तुरंत ही वहाँ से जाने के बारे में कह रहा होता है। तो मिस्टर हैवी उसे वार्निंग देते हुए कह रहे थे कि तुम आज के बाद यहाँ पर मत आना जब तुम्हें ट्रीटमेंट करना आता ही नहीं है। पेशेंट को तुम सिर्फ बरियल जगह के बारे में बताते हो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब मिस्टर काओ तुरंत ही ये बूफैन के सामने आ गया था और कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो शुआंग कहने लग गई थी कि आखिर आप कैसी बात कर रहे हैं, कितना ज़्यादा यंग है। लेकिन तभी काओ उसके पैरों में गिरने को तैयार थे और कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे अपने डिसाइबल बना लो। लेकिन तभी ये बूफैन इससे मना कर देता और कह रहा था कि आपको जो कुछ भी सीखना है मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ऐसे ही सिखा दूंगा, लेकिन आपको मेरे डिसाइबल बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि मेरी बचपन से ये इच्छा रही है कि मैं 9 नीडल ऑफ रेस्पिरेशन सीखूं और अब मैं इसे सीखना चाहता हूं, तो प्लीज़ तुम मेरे मास्टर बन जाओ। और वैसे भी रही बात एज की, तो मेडिकल के अंदर एज जैसा कुछ नहीं होता और ना ही मैं इस चीज़ के अंदर विश्वास करता हूं, तो उम्मीद है कि तुम मुझे इसके लिए मना नहीं करोगे। और एक बार फिर से ये बूफैन से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो उन्हें अपना डिसाइबल बना ले। और हमें देखने के लिए मिलता है कि शुआंग के जो ग्रैंडपा थे वो एकदम ही फिट एंड फाइन खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि शुआंग ये बात तुम हमेशा ही याद रखना कि यहाँ पर इन्होंने तुम्हारे ग्रैंडपा की जान बचाई है और साथ ही इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके अलावा वो यहाँ पर ये भी कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तो वो कहने लग जाती है कि ग्रैंडपा आखिर आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन ग्रैंडपा ने तो उसे कुछ करने के लिए कह दिया था। तभी वो कहती है कि वैसे ग्रैंडपा मैं आप ज़रा किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे सही से बताइए। मुझे पता है कि ये बूफैन कुछ ज़्यादा ही यंग है जिसके चलते मैंने इनकी कुछ इंसल्ट कर दी थी और मुझे पता है कि वो चीज़ गलत थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर काओ और ये बूफैन दोनों ही अभी एक कोने में खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और साथ ही वो ये कहने लगे थे कि प्लीज़ आप मेरे मास्टर बन जाओ और प्लीज़ मुझे और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताओ। लेकिन तभी यहाँ पर अपना ये बूफैन कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा और अब से मैं आपका टीचर बनने के लिए तैयार हूँ। तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि हाँ, और जब मुझे 9 नीडल टेक्निक सीख जाऊंगा तब तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि अब मैं जाओ जल्दी से शुआंग, मेरे लिए तुम टेबल के ऊपर एसेंस बर्नर रखो, साथ ही कुछ सेटअप लगाओ क्योंकि आज हम इस मास्टर की प्रोसेस को पूरे तरीके से आज ही कंप्लीट करेंगे। जिसके साथ ही अब यहाँ पर उसके ग्रैंडपा भी उसे टोकते हैं और कह रहे थे कि जाओ जाके वो काम करो जो दोनों अंकल कह रहे हैं। शुआंग वहाँ से तुरंत ही जाने लग जाती है और फिर 1 मिनट के लिए रुक के वापस कहने लगी थी कि 1 मिनट क्या कहा आपने, दोनों अंकल, ये मेरे अंकल कब से हो गए। तभी वो कहने लग जाते हैं कि क्या तुमने अभी नहीं देखा कि मिस्टर काओ ने यहाँ पर मिस्टर ये बूफैन को अपना ब्रदर मान लिया है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर अब से हम तीनों ही एक दूसरे के पीर्स हुए और इसके साथ ही अब से तुम डॉक्टर ये को डॉक्टर ये नहीं बल्कि अंकल ये बुलाओगी। ये सुनने के बाद यहाँ पर ये बूफैन खुश हो रहा था, लेकिन शुआंग तो बहुत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही होती है। वो तुरंत ही वहाँ से चली गई थी कुछ सेटअप के लिए। दूसरी साइड हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक शॉप के अंदर कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि मैंने आपके लिए वो काम कर दिया है जो कि आपने हे चैंग किंग के लिए करने के लिए कहा था। और वो कुछ यहाँ पर टीवी परोस रहा होता है और कहने लग जाता है तो क्या अब तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो इस महीने के लिए। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और बंदा जो कि उस ड्रिंक को पीने लग जाता है तो उससे कह रहा था कि ऑलरेडी तुमने इस मंथ
काफ़ी ज़्यादा कमाई कर ली है और ये फैमिली की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पैसे बनाने से रोकने के लिए, और उनके लिए तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा, साथ ही मैं उन्हें छोड़ूंगा भी नहीं। और वो ये भी कह रहा होता है कि जब तक तुम मेरी मदद करते जाओगे तुम्हें भी बेनिफिट होंगे। तो वो बंदा कह रहा होता है कि बिल्कुल, जो मेडिसिन मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा सेल कर रही है, और अब यहाँ पर डरने की बात ही क्या है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स जो हैं वो भी इस तरीके से काम कर रहे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा ईविल नज़र आ रहा था। उसकी बातों से ही पता चल रहा होता है कि वो बिल्कुल भी बंदा सेफ़ नहीं है, और साथ ही वो कुछ ना कुछ ईविल प्लानिंग तो कर ही रहा था। जिसके साथ ही अब वो उस शॉप वाले बंदे से ये कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, जो मैंने तुमसे कहा था करने के लिए वो तुम कब करोगे, जिसके साथ ही तुम्हें काफ़ी सारा इनाम भी मिलेगा। तभी वो बंदा कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, और कहने लग जाता है कि ये तो आपके ऊपर है जब आप करें। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, सब कुछ जल्दी करो, इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाएँ तो तुम्हें ये काम करना होगा। तभी वो शॉप वाला बंदा ही कहने लग जाता है कि हाँ, उनके यहाँ से निकलने से पहले मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि वो यहाँ से निकल ही ना पाएँ। तो सेकंड वाला बंदा भी यही कह रहा होता है कि हाँ, इस बात के लिए तुम मेक श्योर करना कि ना तो कोई हमें रोके और ना ही वो यहाँ से वापस कभी आ पाएँ। उन लोगों ने कुछ ईविल प्लान्स बना रखे थे। दूसरी साइड का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर अब अपने जो मिस्टर काव होता है वो टेबल की सेटिंग करवाने के बाद फाइनली अपने गुरु से आज्ञा लेके अब ये बूफैन को अपना मास्टर बना लेता है, और कह रहा था कि सीनियर प्लीज़ मेरा भाव एक्सेप्ट करें। लेकिन तभी ये बूफैन उसको रोक लेता है और ऐसा करने से मना करता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर मिस्टर हेबी आ गए थे और कह रहे थे कि अब से तुम हमारे सीनियर हुए, और साथ ही हम सारे के सारे अब फ्रेंड्स भी हैं। तो कहने लग जाता है कि मिस्टर काव अभी यहाँ पर कुछ और क्रिटिकल पेशेंट को लेके आओ, जो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर नाइन नीडल की टेक्निक का इस्तेमाल किस तरीके से किया है ये बूफैन ने। लेकिन ये बूफैन इससे साफ मना कर देता है और कह रहा था कि आज इनका पहला दिन है और आप चाह रहे हैं कि पहले दिन ही मैं इन्हें सब कुछ सिखा दूं। आपको तो ये होप करना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे कोई लोग ही ना बचें जिनको इस तरीके की टेक्निक की ज़रूरत पड़े। जिसके साथ ही यहाँ पर मिस्टर है उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और कह रहे थे कि वैसे शुआंग, तुम देख रही हो ना कि यहाँ पर कितने ज़्यादा अच्छे हैं ये बूफैन, और साथ ही तुम्हें इस अंकल बुला लेना चाहिए। लेकिन तभी शुआंग यहाँ पर आगे खड़ी हो गई थी और गुस्से से कह रही होती है कि ग्रैंडपा, क्या आप देख नहीं पा रहे कि ये जो मिस्टर ये है ये मेरी ही बराबर यंग होगा, तो भला कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तभी वो कहने लग जाते हैं कि देखो मेरी बात सुन लो, तुम्हें इसे अंकल बुलाना ही होगा। जिसके बाद वो ग्रैंडपा के हाथों मजबूर हो चुकी थी और फिर तुरंत ही कह रही होती है कि ठीक है, मैं अंकल ही बोलूँगी अब से। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफैन उससे कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ भी बुलाओ, ये लो मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करके दे रहा हूँ, जल्दी से इनको ले लेना, जिसके बाद तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। तो उसके फादर कहने लग जाते हैं कि शुआंग इसे ले लो और थैंक्स कहो। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, थैंक यू अंकल। जिसके साथ ही यहाँ पर वो उस प्रिस्क्रिप्शन को भी ले लेती है, और तभी यहाँ पर ये बूफैन को किसी का कॉल आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि फ़ैन, तुम कहाँ पर हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे डिनर ट्रीट करोगे, तो फिर तुम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मैंने जियांग रेस्टोरेंट के अंदर एक स्ट्रीट पे आ जाओ, और मैंने यहाँ पर रूम नंबर भी बुक कर लिया, मैं तुम्हें वो बता दूँगी, 6 बजे से पहले तुमको आना होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर अब ये बूफैन फ़ोन रख देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही वो कहने लग जाता है कि अब मुझे कुछ काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तो अब यहाँ पर मिस्टर हे कहने लग जाते हैं कि शुआंग जाओ, जाके अंकल को उनके घर छोड़ के आओ। जिसके साथ ही वो गुस्सा करती हुई कह रही थी कि ठीक है, मैं जा रही हूँ। जिसके पीछे पीछे ये बूफैन भी चल पड़ता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि चलते चलते वो उस प्रिस्क्रिप्शन को फेंक देती है और कह रही थी कि मुझे तुम्हारी घटिया मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ग्रैंडपा के सामने ज़्यादा तराया मत करा करो। जिसके साथ ही ये बूफैन उसकी बातों को सुन रहा था और कह रहा होता कि खैर जो कुछ भी हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे ग्रैंडपा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। और वैसे तो तुमने स्कूल के कुछ बच्चों के बारे में भी सुना होगा, पिछले कुछ दिनों उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तभी वो इस चीज़ से साफ इनकार कर देती और कह रही थी कि इन बकवास चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद वो बाहर की साइड पर आ गई थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक न्यू कार यहाँ पर खड़ी हुई थी और एक थोड़ी रिपेयर हुई भी होती है। तो जानबूझ के ये बूफैन को परेशान करने के लिए ये कह रही थी कि ये बूफैन, मेरी जो नई वाली कार है वो थोड़ा रिपेयरिंग मांग रही है, तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस घटिया खटारा कार के अंदर भी बैठना पसंद करोगे, क्योंकि तुमने ऐसी कार भी नहीं देखी होगी। ये बूफैन तो चुपचाप ही पीछे जाके बैठने लग जाता है, क्योंकि ये बूफैन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देना चाह रहा था। जिसके साथ ही वो कहने लग जाती है कि ये बूफैन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही इतराते हो। इसके साथ ये बूफैन कह रहा होता है कि ओ दीदी बस भी करो, मुझे लगता है कि हमें अब अपनी डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए, क्योंकि हमें लेट हो रहा है। तो दोनों ही एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से एक दूसरे से झगड़ने लगे थे।
एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा साइड में खड़ा हुआ था और कह रहा होता है बॉस मैंने उस लड़के को देख लिया है जिसे मिस्टर शियांग ढूंढ रहे हैं और वो यहीं पर है एक वुमेन के साथ में। तभी वो कहने लग जाता है कि वुमेन कौन है, क्या वो मिस्किन है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल जो था वो अभी एकदम से स्टार्ट हो गया होता है और एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि उसके ऊपर पूरी नज़र बना के रखो, हम भी यहाँ पर आ रहे हैं और उसको भागने मत देना। इस बंदे की हिम्मत भी कैसे है मिस्टर शियांग को ऑफेंड करने की। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ये बुफैन कुछ सामान लेके आ रहा होता है और साथ ही यहाँ पर तभी वो अपनी कार के अंदर बैठी हुई ये बुफैन का इंतजार कर रही होती है। लेकिन सडनली यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ कार्स वहाँ से चारों ही तरफ से आ जाती हैं जो कि उसको घेर लेती हैं। तभी एक बंदे को देखते हैं जो कि एक रोड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में फेंक के मारता है और उस रोड की वजह से यहाँ पे काफ़ी तबाही मचा दी थी उसकी कार के अंदर, जिससे कि शुआंग को तो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका खून खोलना शुरू हो जाता है। तभी कार के अंदर से एक मोटू मास्टर एंट्री मारता है और वो एक लेडी को डरा भी देता है। लेडी तो वहाँ पे डर के पीछे को हो गई थी लेकिन पागल सी औरत वहाँ से भागी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइड से दो बंदे और आ गए थे जो कि लगातार कार को हिट करे जा रहे थे। ये बूफैन भी वहीं साइड में खड़ा हुआ होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये बंदे लगातार कार की विंडो को तोड़ रहे थे। तो दो और लोगों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहे थे और तभी एक लड़का कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे किसी मूवी की शूटिंग चल रही है तो फिर मुझे भी इसके अंदर पार्ट लेना है। और काफ़ी तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा था कि मुझे भी इसमें पार्ट लेना होगा। लेकिन तभी उसका साथी उसे रोक लेता है और कह रहा था कि क्या तुम पागल हो चुके हो या फिर तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ज़रा आंखों का यूज़ करके देख लो। वो लोग यहाँ पर आए हैं उस लड़की को मारने के लिए और अच्छा ही होगा कि हम यहाँ से भाग लें। जिसके साथ वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर तुरंत ही वहाँ से भाग गए थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शुआंग को अब इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था कि आखिर किस तरीके से इन लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई है कि सब कुछ कर रहे हैं। जैसे ही वो कार से निकल के बाहर आती है तो ये बुफैन उससे कहने लगा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा पॉपुलर हो कि लोग ऐसे भी आ रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो कह रही होती कि शट अप, मैंने तुमसे कहा नहीं साइड में जाके खड़े हो जाओ। और तुरंत ही यहाँ पर उन लोगों से भी भिड़ने लग जाती है और कह रही थी कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। वो बंदे आगे आ रहे होते हैं शुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी शुआंग को देखते हैं जो कि एक साथ तीन तीन बंदों को बहुत ही बुरे तरीके से पीटने लग जाती है और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और कह रहे होते हैं कि यंग लेडी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ करने की। लेकिन शुआंग तो उसके भी बेले के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हिट करती है। जिसके बाद एक और बंदा आ गया था तो तभी कुछ रॉड टाइप चीज़ ले लेती है जिसके बाद वो एक के बाद एक इन सभी को पीटे जा रही होती है। हालांकि यहाँ पर ये बूफैन भी बैठा हुआ था लेकिन वो तो एकदम ही चकाचक होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा और आया था जो कि अटैक करने वाला था लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि शुआंग उसको भी नहीं छोड़ती है बल्कि यहाँ पर शुआंग काफ़ी बुरे तरीके से उसे भी पीटने लगी थी। जिसके बाद यहाँ पर एक बंदा और था जो कि अब पीछे से आके उसको मारने के बारे में सोच रहा होता है और काफ़ी तेज़ी के साथ उसे आके हिट करने वाला था। लेकिन इतनी ही देर में शुआंग को देखता है जो कि उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करती है और वो बंदा भी वहीं पे घायल हो गया था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उसे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है हमें शुआंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी क्योंकि वो खुद भी मार्शल आर्ट काफ़ी वक्त से प्रैक्टिस कर रही है। जिसके चलते यहाँ पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इन सारे गुंडों को पीटना। जैसे जैसे वो सारे आगे बढ़ रहे होते हैं उसे पीटने के लिए तो वो भी उन्हें काफ़ी बुरे तरीके से पीटे जा रही थी। इवन उनमें से दो तीन को तो उसने काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था। तभी एक और बंदा आगे आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए लेकिन वो उसको भी मार के पीछे हटा देती है। एक बंदा रोड लेके पीछे से आता है ताकि उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर सके लेकिन इससे पहले ही मिस शुआंग उसको भी मार देती है। अब एक और लड़का भी आ रहा था साइड से लेकिन मिस शुआंग को नहीं बल्कि ये बूफैन को हिट कर रहा होता है। ये बूफैन वहाँ से हट गया था और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस शुआंग उससे कह रही थी कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम इनमें से किसी एक को भी नहीं संभाल सकते। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि आखिर मैं इनमें से किसी एक को भी कैसे संभाल सकता हूँ, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मेरे हाथ में कुछ सामान है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस शुआंग काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुली उस बंदे को भी पीठ के पीछे हटा देती है। तभी वो टकलू पर्सन वहाँ पे खड़ा हुआ था और वो अभी भी यही देख रहा होता है कि आखिर मिस शुआंग के हाथों कितनी आसानी से ये सारे के सारे पिट रहे हैं। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कार के अंदर वो बंदा बैठा हुआ था जो कि इंतज़ार कर रहा होता है उस टकलू का अटैक करने का कि आखिर ये मिस शुआंग को हराएगा या फिर नहीं। हम देखते हैं कि वो लड़का भी वहाँ पर बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि ब्रदर स्नेक, आखिर कब इस लड़की को ये लोग मारने में कामयाब होंगे, इतनी देर हो गई है, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। तभी यहाँ पर वो चश्मिश ये कहने लग जाता है कि हाँ
हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये जो जितने भी थे वो सारे के सारे बस ऐसे ही मामूली लोग थे, लेकिन जो बंदा अब खड़ा हुआ है वो असली मास्टर है जिसका नाम टेटुओ है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वो साथ ही ये भी बता रहा होता है कि बचपन से ही मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता आ रहा है। मार्शल आर्ट के अंदर इसकी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, साथ ही आयरन हेड स्किल को भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस किया गया है। और इसके अलावा ये काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करता है मार्शल आर्ट के अंदर। ये पिछले 10 सालों से आयरन हेड की प्रैक्टिस कर रहा है, तो तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये सुनने के बाद उसे ट्रस्ट हो जाता है और कह रहा था कि ब्रदर स्नेक, तो फिर ये लीजिए जो कि मैंने आपसे वादा किया था। और वो यहाँ पर उसे और कह रहा होता है कि जैसा मैंने आपसे वादा किया था, ये लीजिए आपके पूरे 1 लाख रुपीज़। और कह रहा होता है कि बस मुझे किसी भी हालत में इस लड़की की लेग्स तोड़ के दे दो, क्योंकि मुझे इस पर काफ़ी गुस्सा है। तभी यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि इन पैसों को अभी यहीं रख दो, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आखिर वो जो लड़की है वो यहाँ पर क्या कर रही है, और ये लड़की मुझे इतनी ज़्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है, ऐसा लग रहा है कि पहले भी इसको कहीं देखा है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो बंदा ही कहने लग जाता है कि उस लड़की के पास तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा खटारा कार है, आप उसके बारे में क्यों ही सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच के अपना वक्त बर्बाद ना करें। जिसके बाद आयरन हेड को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था रोड लेके, और कह रहा होता है कि मैंने तुम में से सभी को एक एक चांस दिया था, बट अनएक्सपेक्टेडली तुम सारे के सारे एकदम ही बेकार निकले। तुम एक लड़की से पिट गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो अब मैं आगे जाऊंगा और इस लड़की को सबक सिखाने वाला हूँ। और कहने लग जाता है कि इस आयरन हेड के सामने ये लड़की नहीं टिक पाएगी, और उससे कह रहा होता है कि अगर तुम अब चाहो तो मेरे पास भी आ सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। ये सुनने के बाद में शिवांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो तुरंत ही रोड लेके उसके सर पे हिट कर देती है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वाकई में उसका हेड आयरन हेड था, क्योंकि वो रोड ही पीछे को हट जाती है, लेकिन इस बंदे के सर पे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो टकलू आगे बढ़ रहा होता है, मिस शिवांग पीछे को हटने लगी थी, तुरंत ही वापस से रोड को उठाती है और एक बार फिर से आगे बढ़ती है। टकलू जैसे उसको मारने वाला था, तो वो उस अटैक से बच के एक बार फिर से उसके हेड के ऊपर हिट करती है, बट अगेन उसको कुछ भी नहीं होता है उसके हेड के ऊपर। और अपने सर के ऊपर उसी रोड को मारते हुए अब मिस शुआंग को भी वो पीटने लगा था। जिसके साथ अब हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस शुआंग थोड़ी घबरा जाती, बट फॉर्चुनेटली ये बुफेन इस बार उस रोड को पकड़ लेता है। जब वो बंदा उस रोड को छुटा रहा था, तो वो उसे ये बूफेन के हाथों से छीन ही नहीं पाता। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद से ये बूफेन उसके सामने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके साथ ही अब ये बूफेन कह रहा होता है कि ये पाइप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाओ मुझे देखने दो कौन सी ब्रांड की है। जिसके साथ ही कह रहा होता है कि वैसे अगर अगली बार आओ तो मेरे लिए कुछ इस तरीके के पाइप से ज़रूर से ही लेके आना। अब वो टकलू अगेन उस पाइप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, जिससे कि उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टकलू काफ़ी परेशान हो चुका था, और अब ये बुफेन कह रहा होता है कि थोड़ा साइड में हट जाओ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि टकलू के सर पे ही वो पाइप को फेंक के मारता है। जिसके बाद टकलू कह रहा था कि लड़के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अगेंस्ट इतना बड़ा एक्शन लेने की, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और आगे बढ़ रहा होता है उसी पाइप को लेके, लेकिन मैं शुआंग कह रही थी कि ये बुफेन थोड़ा संभाल के, क्योंकि इसका जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये बूफैन को देखते हैं जो कि एक पंच उसके हेड पे मारता है। जिसके बाद वो बंदा उसी कार के साथ जाके चिपक गया था जिसके अंदर बैठ के वो आया हुआ होता है, और अब उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका आयरन हेड क्ले हेड कैसे बन गया है। और कह रहा होता है कि मैंने 10 साल से भी ज़्यादा आयरन टेक्निक की प्रैक्टिस की है, तो भला कैसे तुम ये कर पा रहे हो। ये बूफैन उससे कह रहा होता है कि तुम बस कुछ ज़्यादा ही स्टबन हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलो आज देख ही लेते हैं कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर असली पावर होती क्या है। क्योंकि ये बूफैन को पहले से ही मार्शल आर्ट के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज थी, इसलिए अब जैसे ही वो बंदा आगे बढ़ रहा होता है अपनी कुंफू की पावर को इस्तेमाल करते हुए ये बूफैन को हिट करने के लिए, तभी ये बूफैन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अब उसे बुरे तरीके से पीटने लगा था। वो बंदा पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे आता है ये बूफैन लगातार उसके आयरन हेड पे हिट करता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा ट्रिगर हो रहा था कि आखिर किस तरीके से कोई भी पर्सन उसके उस आयरन हेड पे हिट कर सकता है जिस आयरन हेड पे उसे इतना ज़्यादा प्राउड है। तभी वो एक बार फिर से आगे बढ़ता है, तो ये बूफैन को देखते हैं जो कि उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अपने फिंगर से हिट करने लग जाता है। इवन जिस आयरन हेड पे रोड से भी असर नहीं हो रहा था, अब यहाँ पर उसकी फिंगर से असर हो रहा होता है, जिसके चलते अब वो अपने सर को ही पकड़ के वहीं पे रह जाता है।
और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बुफेन कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी अच्छा सबक सिखा सकता हूँ, और अब उसे और भी बुरे तरीके से वहीं पे पीटने लगा था। जैसे ही कार के अंदर से वो बंदा ये सब कुछ देखता है और साथ ही इसे नज़र आ जाता है कि यहाँ पर ये टकलू भी पीट रहा है, तो अब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि तभी यहाँ पर ये बंदा कॉल करने लग जाता है पुलिस को, तो स्नेक उसको कह रहा होता है कि आखिर तुम पुलिस को कॉल क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो क्या, तुमने मुझे ट्रिक किया है। ये तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल लड़का निकला, तुमने कहा था कि वो एकदम ही बेकार है और कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इस लड़के ने मेरे सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी को कितने बुरे तरीके से पीटा है, और अब तुम यहाँ पर पुलिस को भी बुला रहे हो। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि ब्रदर स्नेक, आप मेरी बात तो सुने, आप गुस्सा ना हो, इस लड़के का बैकग्राउंड आपको नहीं पता, ये बहुत ही ज़्यादा गरीब है और इसकी मदर भी बीमार रहती है, तो हम पुलिस को बुला लेंगे तो फिर पुलिस इसको ही पकड़ के ले जाएगी, फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके साथ ही यहाँ पर ब्रदर स्नेक इस चीज़ के लिए मान जाता है और कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम पुलिस को बुला लो, मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। और वो तुरंत ही पुलिस को कॉल भी करने लग जाता है। दूसरी तरफ ये बूफैन को देखते हैं जो कि अब उस टकलू को पकड़ लेता है और उससे पूछ रहा था कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, और साथ ही शुआंग को देखते हैं जो कि अब वहाँ आ गई थी और कह रही होती है कि मुझे ये बताओ, जब तुम पहले से ही कुंफू के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे हो तो फिर तुम क्यों मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आए, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये सुनने के बाद ये बूफैन कह रहा था कि ऑलरेडी मेरे हाथ में कुछ सामान था, ऊपर से तुमने भी कह दिया कि मैं यहाँ पर साइड ही रहूँ, तो फिर मैं भला क्यों ही आता। मैं साइड में ही रहा और देखता रहा कि तुम किस तरीके से इस बंदी को पीटोगी। अभी वो बंदा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनोसेंटली बिहेव कर रहा था और शुआंग उसे पीटने लग जाती है और कह रही थी कि आखिर तुम इतने ज़्यादा बुरे कैसे हो सकते हो। अब वो बंदा कह भी रहा था कि मैडम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी ही गलती है, लेकिन फिर भी अब वो भी ये बुफैन की तरह उसके टकलू पे ही लगातार स्लैब मारे जा रही थी, जिससे कि वो कह रहा होता है कि तुम इतनी ज़्यादा गुस्सैल क्यों हो लड़की, और उसको मना कर रहा होता है कि तुम प्लीज़ मेरे सर पे हिट ना करो, इससे मुझे काफ़ी पेन हो रहा है। जिसके साथ ही अब पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आए हुए थे। तभी एक सीनियर ऑफिसर जो होता है वो यहाँ पर काफ़ी गुस्से में था और कह रहा होता है कि आखिर तुम सारे के सारे यहाँ पर फ़ाइट कैसे कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर फ़ाइट करने की इजाज़त किसने दी है, और अपने लोगों से कहता है कि इन सभी को पकड़ लो। लेकिन यहाँ पर मिस शुआंग होती है जो कि इस बंदे को जानती थी और कह रही थी कि मिस्टर वांग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसे ही मिस्टर वांग देखता है कि यहाँ पर मिस शुआंग मौजूद है, तो वो उसे पहचान जाता है कि ये तो है फैमिली की एक ग्रैंड डॉटर है और काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज इसके पास में है, और कह रहा था कि मिस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी यहाँ पर मिस शुआंग तो साफ साफ बता देती है कि ये जो टकलू बंदा है इसने हमारे ऊपर वेपन्स के थ्रू अटैक करने की कोशिश की है, ऑल्सो मेरी कार को भी इसने तोड़ डाला है और यहाँ पर सीन क्रिएट भी किया है इस लड़के ने। जिसके बाद अब पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अब काफ़ी गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा था कि तुमसे किसने कहा यहाँ पर आने के लिए। तो मिस शुआंग भी उसके टकलू पे एक बार फिर से बजाती और कह रही थी कि बताओ, तो यहाँ पर वो बताने का नाम नहीं ले रहा होता। फिलहाल तो ये बुफैन कह रहा होता है कि अब तो यहाँ पर पुलिस इसको लेके ही जाएगी और साथ ही यहाँ पर हमें भी चलना चाहिए। तो मिस शुआंग ये कहने लग जाती है कि अच्छा पुलिस तो इससे डील कर लेगी, लेकिन मैं जाऊँगी कैसे, तुम यहाँ से खुद अकेले चले जाओ क्योंकि मेरी खुद की कार भी ख़राब हो चुकी है। तभी यहाँ पर मिस्टर वांग अपने ही एक साथी से कह रहा होता है कि शाओ फेंग एक काम करो, मिस शुआंग के फ्रेंड को वहाँ पर पहुँचा दो जहाँ पर ये जाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तब ये वुफैन कहने लग जाता है कि अरे अरे पुलिस ऑफिसर आप तो गलत समझ रहे हैं, मैं मिस शुआंग का फ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन असल में मैं तो इसका अंकल। लेकिन तभी मिस शुआंग उसको रोक लेती है और यहाँ पर मिस्टर वांग समझ जाता है कि मिस शुआंग इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, तो इसलिए यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ठीक आपको जहाँ भी जाना है मिस्टर शाओ फेंग आपको छोड़ देंगे, तो आप यहाँ से चले जाइए। जिसके बाद मिस शुआंग वहाँ से चली जाती है और ये बूफैन भी उसके साथ ही वहाँ से निकल रहा था। लेकिन तभी वो ऑफिसर को इशारा करता है, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ऑफिसर उस टकलू को पकड़ के उससे पूछता है कि बिल्कुल सच सच मुझे बता दो कि आखिर किसने तुम्हें हायर किया है। तो यहाँ पर अब वो बंदा बता देता है कि लेफ्ट साइड में वो जो कार खड़ी है वहाँ पर। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर जैसे ही देखता है कि कार में एक बंदा बैठा है, तो मिस्टर स्नेक तुरंत ही विंडो को बंद कर लेता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर गया था और कह रहा होता है कि अब मुझे समझ आया कि वो लड़की थी कौन। शांग युनथियान, तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूँ। वो लड़की है फैमिली की यंगेस्ट ग्रैंड डॉटर है और अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आगे क्या करूँगा। लेकिन इतनी देर में पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और कह रहा था कि ज़रा इस विंडो को तो नीचे करना भाई साहब। जिसके बाद मिस्टर स्नेक डरते हुए तुरंत ही विंडो को ओपन कर लेता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड।